बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक ठीक ठाक दिन, एक अच्छा दिन। पूरे दिन हम ग्रीन में रहे हैं। हाँ, ये आर्ग्यू कर सकते हैं आप कि हम सुबह के हाई पे नहीं टिक पाए, वहाँ से हम जरूर फिसल गए। लेकिन ध्यान रखिए, कल हमने ऑलरेडी बड़ी रैली देखी थी। आज भी हम 25-300 उससे थोड़ा ऊपर गए। और मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर अभी भी अच्छी रैली, खासतौर से स्मॉल कैप यहाँ पर बड़ी रैली हो रही है इस समय। 1.8% की एडवांस डिक्लाइन अच्छा है। तो इन दैट सेंस ठीक है, चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है। थोड़ी रिकवरी तो है मार्केट में। अब देखते हैं कितनी टिकेगी। 3:1 का एडवांस डिक्लाइन बुरा नहीं है। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। ऊपरी स्तरों पर नहीं टिक पा रही है तेजी। निफ्टी ऊपरी स्तरों से 150 पॉइंट फिसल कर 25,200 के करीब। इन्फोसिस, एशियन पेंट, भारती और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी ऊपर से हल्का हुआ, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में शानदार तेजी। इंडिया विक्स 5% नीचे। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और चार्टजीपीटी पड़े सटीक। क्रूड मुछाल के चलते ऑल इंडिया भागा, शेयर करीब 9% चढ़कर वादा के टॉप गिनेस में हुआ शुमार। उधर स्पॉटलाइट अड़ा स्टील और चार्टजीपीटी शेयर SBI और M&M में मजबूती कायम। ऑयल एंड गैस, डिफेंस, कैपिटल मार्केट और PSUs में जोरदार तेजी। 3 से 4% चढ़े चारों सेक्टर इंडेक्स। तेल और गैस में 7% ज़्यादा उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना ONGC। साथ ही 2 से 4% चढ़े HPCL, गेल और पेट्रोनेट। लेकिन FMCG में दबाव, इंडेक्स करीब 1% नीचे। TVS मोटर्स ने पेश किए शानदार तिमाही नतीजे। मुनाफा करीब 52% उछला। आय में भी करीब 37% का इजाफा। मार्जिन्स भी 11.9% से बढ़कर 13% के नजदीक पहुंचे। शेयर करीब 3% ऊपर। अब निफ्टी की 4 कंपनियां मारुति, L&T, BEL और SBI लाइफ के नतीजों का इंतजार। कल के नतीजों के बाद डाउनग्रेड से एशियन पेंट्स में आज भी गिरावट। 2 दिनों में शेयर करीब 9% फिसला। वहीं टाटा कंज्यूमर भी करीब 6% गिरकर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शुमार। वहीं नतीजों के बाद मोतीलाल ओसवाल 7% भागा। कल आएंगे FMCG दिग्गज ITC के तिमाही नतीजे। करीब 9% बढ़ सकता है ITC का मुनाफा और रेवेन्यू मार्जिन्स में भी सुधार मुमकिन। साथ ही कोलगेट, डाबर, कैनरा बैंक समेत वायदा की 15 कंपनियां पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। और संसद का बजट सत्र हुआ शुरू। दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया संबोधित। कहा 2026 विकसित भारत के सफर को तैयार करने वाला साल। और विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार का निधन। DGC के मुताबिक बारामती में लैंडिंग के दौरान हुए हादसे में सभी 6 लोगों की मृत्यु। चलिए अब ट्रेड की शुरुआत करेंगे, शो की शुरुआत करेंगे रादर। एक बार TVS मोटर दिखाइए मुझे सबसे पहले, उसके बाद में मार्केट पर आऊँगा। क्यों मैं TVS मोटर के साथ इस शो की शुरुआत कर रहा हूँ? मार्केट में एक चीज़ बहुत क्लियर है, अगर नंबर अच्छे हैं मार्केट रिएक्ट करेगा। और देखिए किस तरीके से TVS मोटर आई थिंक करीब इंट्राडे में 100 रुपये से ज़्यादा की 150 रुपये की रैली हुई लोएस्ट पॉइंट से, जैसे वो नंबर्स आए उसके बाद। तो क्लियरली जहाँ एक तरफ आपके एशियन पेंट्स जैसे डिसअपॉइंटमेंट है, वहीं पर अगर आप अच्छे नंबर्स लेकर आ रहे हैं तो मार्केट उसको रिवॉर्ड भी कर रहा है। और ये क्लियरली देखिए हाई बेस पर इस तरीके के नंबर्स आना तो कहीं ना कहीं ये मार्केट के लिए अच्छी चीज़। खासतौर से मार्जिन का नंबर किस तरीके से कंटिन्यूसली पॉजिटिव लाते जा रहे हैं। मार्जिन को अपने आप 13% पर ले आए। एक समय पे 4% मार्जिन वाली कंपनी हुआ करती थी, आज 13% मार्जिन वाली कंपनी है। चलिए खैर, अब मैं मेन मार्केट के मूव पर आता हूँ। वॉलेटाइल रहा लेकिन ग्रीन में लार्जली कि आज पूरे दिन हमने एक भी सिंगल रेड टिक नहीं देखी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है मेरे लिए कि आज पूरे दिन मार्केट ग्रीन में रहा। हाँ, ऊपर से जरूर नीचे आया, 25,372 का हाई था, हम 25,232 पर हैं, 140 पॉइंट के करीब नीचे आए। लेकिन ध्यान रखिएगा 10 डे है 25,400 पर, तो एक थोड़ा बहुत एक एक्सपेक्टेशन था कि एक बार वहाँ जाकर आप थोड़ी सी गिरावट देखेंगे। लेकिन आज की ट्रेड में श्रेया वीरू, जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वो है स्मॉल कैप। मतलब मिड कैप तो खैर चले ही हैं, लेकिन मिड कैप से भी ज़्यादा स्मॉल कैप यहाँ पर अच्छी आउट परफॉर्मेंस है। ये देखिए, ये इंडेक्स करीब अब 2% ऊपर है और डे हाई पर है। और जब स्मॉल कैप चलता है तो लोगों का मूड अच्छा होता है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन देखिए आप
आपके पोर्टफोलियो आज चले होंगे थोड़ा सा, कल की रैली भले ही आपको लगी होगी कि थोड़ी सी इतनी शायद आपके फेवर में नहीं थी आज, लेकिन आपको लग रहा हो कि चलिए कम से कम मेरे स्टॉक तो चलें। अब किस्मत ही ख़राब हो तो आज भी आप बाकी के 725 स्टॉक्स में होंगे, वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ मतलब आज थोड़ा सा तो आपके शेयर्स अच्छे चले होंगे। इंडिया विक्स ये करीब करीब 4% नीचे आया, ये एक और आज की मार्केट की बड़ी बात जो काफ़ी अच्छी रही मार्केट के लिए। इसके अलावा आप देखिए ऑयल एंड गैस शेयर्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नहीं छोड़ दें, अगर आप छोड़ दें और अपस्ट्रीम कंपनियों को देखें, ओएनजीसी ने लीड किया 7%, ऑयल इंडिया ये भी करीब करीब 8% ऊपर है, तो यहाँ पर बहुत शानदार तेज़ी हुई। बस एक सेक्टर है जिसने आज थोड़ा सा साथ कम दिया है मार्केट में, वो है एफएमसीजी, और एशियन पेंट्स की अगुवाई में यहाँ पर थोड़ी सी एक गिरावट आई। एशियन पेंट्स खुद नीचे है काफ़ी, हालांकि लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी के कंज्यूमर स्टॉक्स, टाटा कंज्यूमर ये भी गिरे, तो इनकी थोड़ी सी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई। बट लेट्स वेट एंड वॉच, आखिरी का 1.5 घंटा वीरू श्रेया काफ़ी क्रूशल रहने वाला है हमारे लिए। राइट, काफ़ी क्रूशल रहने वाला है आखिरी का 1.5 घंटा, और कैसा रहेगा आप देख रहे होंगे सीएनबीसी आवाज़ पर। अब यहाँ से बाजार की दिशा दशा कैसे तय होगी इस पर बातचीत होगी, लेकिन क्लियरली एफएमसीजी पैक थोड़ा बैकफुट पे रहा आज, लेकिन डिफेंस देखें आप, पीएससी सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में अच्छे मूव्स थे आज के सत्र में। सर, क्लोजिंग के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं बाजार में? जिस तरीके से कल की रैली, आज जैसा कि आपने मेंशन किया पूरे दिन हम इन ग्रीन में रहे हैं, हालांकि बढ़त गवाई हमने इंट्राडे में, लेकिन स्टिल वी आर मेंटेनिंग दैट ग्रीन थिंग। अब यहाँ से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट और क्लोजिंग कौन से लेवल पे होगी, तब और कन्विक्शन बनेगा? बजट आने में बस कुछ दिन बाकी, और ऐसे में इस तरीके से मूव्स है मार्केट में। मार्केट का मूव अच्छा है। देखिए श्रेया, अब ऐसे नहीं होगा कि कल आप बड़ी रैली के बाद आज भी गैप अप पे चेज करें मार्केट, तभी के तभी आपको रिवॉर्ड कर दे। और कल हमने एक बात की थी कि एक स्कोप है, ये काउंटर ट्रेंड रैली, ये बात मान के चलिए, सकर्स रैली, एक इंडिया विक्स लेकर आइए एक बार जरा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना मेरे लिए 2 फैक्ट्स हैं। इंडिया विक्स 6% नीचे है इस समय, और मार्केट ब्रेड्थ। जब तक ये दोनों फैक्टर्स आपके फेवर में हैं, तब तक मैं इंट्राडे में इस तरीके की निफ्टी की वॉलेटिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, वो चलता रहेगा। ये जो एडवांस डिक्लाइन का गैप है ना, मेरे लिए ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, उनके लिए आज एक अच्छा दिन रहा है, उनका पोर्टफोलियो चला होगा, जो काफ़ी दिनों से पेन में होंगे, थोड़ी रिलीफ उन्हें मिली होगी अप फ्रंट। लेकिन जो मैं बात कहूँगा ना, भले ही कुछ लोगों को बुरी लगे, अपनी फंसी हुई पोजिशन से इस रैली में से निकलें। हम ना एक सॉर्ट ऑफ बेयर मार्केट में हैं, जिसमें बीच बीच में बड़ी रैलीज आएंगी, ये उनमें से एक रैली है। अभी भी मुझे इस रैली में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, अनलेस एंड अनटिल, मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, बजट पर कुछ वाओ या पाथ ब्रेकिंग आ जाए जो इस पूरे सेंटीमेंट को चेंज कर दे, जो सेंटीमेंट को बदल दे। अनलेस वो आ जाए तब तक रैली में भरोसा नहीं है। अर्निंग्स पर आप देखिए दोनों तरफ बड़े रिएक्शन है। हमने एशियन पेंट्स में नेगेटिव रिएक्शन देखा, लेकिन टीवीएस मोटर ने पॉजिटिव रिएक्शन भी दिखाया, तो ये एक व्यू रहेगा। निफ्टी में अब हम एक नो एंट्री जोन में है, क्योंकि देखिए रिसेंट लो था करीब करीब 24,950 का, अगर आप मतलब उसको एक इवन नंबर देना चाहें तो, और आपका 20 डे में आता है करीब करीब 25,600 पर, ठीक है। तो आप मान के चलें कि ये 25,250 से 25,300 का जो जोन है, ये एक मेक और ब्रेक सॉर्ट ऑफ जोन का मिड पॉइंट है। तो इसके लिए अभी के लिए ये एक नो एंट्री जोन है निफ्टी के लिए। नियर टर्म के लिए, एकदम नियर टर्म के लिए, डे ट्रेडर्स के लिए मैं लेवल बता देता हूँ। सपोर्ट डे ट्रेडर्स के लिए रहेगा करीब करीब 25,150 से 25,200 पर। आज का लो हमारा 25,187 पर रहा, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 25,300 से 25,350 पर। अगला 1.5 घंटा और अगले 2 दिन काफ़ी वोलेटाइल हो सकते हैं। कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा, और फ्राइडे को बजट से पहले का लास्ट सेशन है। बजट संडे को आ रहा है, संडे को सिर्फ हम ट्रेड कर रहे होंगे और कोई मार्केट नहीं ट्रेड कर रही होगी। एक आध मार्केट मिडिल ईस्ट में ट्रेड करती हैं, लेकिन उनकी कोई मतलब वैल्यू नहीं होती। तो इसके लिए थोड़ा सा अब आप संभल कर चलें। अगले 2 दिन बड़े मूव के लिए ना श्रेया, मैं फिर कह रहा हूँ, मंडे तक का वेट करें। संडे को भी अपनी ट्रेडिंग टेम्पटेशन को थोड़ा कम रखें। मंडे को हम रिएक्ट करेंगे। बीएल के नंबर्स आ रहे हैं, बाय द वे फर्स्ट नंबर शानदार है, 1590 करोड़ का वर्सेस 1487 का एस्टिमेट। इनकम भी शानदार है, एस्टिमेट के मुकाबले स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। तो एक और आपको एक सेंस मिल गई कि अगर नंबर्स अच्छे आएंगे तो मार्केट रिएक्ट करेगा। चलिए अब बात हो गई निफ्टी की, अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर 58,800 से 59,000 पर आपका सपोर्ट है। बैंक निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल हो गया, ये या तो तेज़ी को लीड कर रहा है या प्रॉफिट बुकिंग को लीड कर रहा है, दो में से एक चीज़ करता है ये। आज प्रॉफिट बुकिंग को लीड किया इसने, और 59,500 से 59,800 यहाँ पर आपकी एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगी। तो ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर एक व्यू हो गया। मीनवाइल बीएल अब करीब करीब 5% ऊपर है नंबर्स के बाद, 7122 करोड़ की इनकम और 1590 करोड़ का प्रॉफिट,
और ये दोनों एस्टिमेट्स जो हैं ये पोल से काफ़ी आगे हैं। इनफैक्ट प्रॉफिट तो करीब करीब 100 करोड़ से ज़्यादा की बीट है और रेवेन्यू में भी अच्छी खासी बीट है। रेवेन्यू में करीब करीब 500 करोड़ की बीट है श्रेया, तो 400-500 करोड़ की बीट है रेवेन्यू में। और बाकी के नंबर्स हैं क्या, एक बार बस एबिडा का नंबर 2117 करोड़, पोल था 1884 करोड़ का, तो ये नंबर भी काफ़ी शानदार है। और आई थिंक मार्जिन 29.7%, पोल था 28% का। तो सारे नंबर शानदार हैं BEL के और 6% ऊपर। कल इसी टाइम पे एशियन पेंट्स के नंबर आए थे, वो डिज़ास्टर नंबर्स थे। आज अभी BEL के नंबर आए हैं, वो अच्छे नंबर हैं। फ़र्क देखिए, कल एशियन पेंट डे लो पर था, आज BEL डे हाई पर है। तो खैर शॉर्ट पॉइंट इज़ कि अच्छे रिएक्शन आएंगे अगर रिजल्ट अच्छे हैं तो ये अच्छी मार्केट है। अगर ख़राब मार्केट होती तो अच्छे नंबर पे भी स्टॉक नहीं चलते हैं, वो गिर जाते हैं। मार्केट अच्छी है, बस ये है कि सिर्फ उतने स्टॉक चल रहे हैं जहाँ पर नंबर्स का सपोर्ट है। चलिए वीरू के पास चलते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करते हैं। वीरू गुड आफ्टरनून, बताइए कैसा रहा आज का एक्शन? गुड आफ्टरनून अनुज। मैं यकीन मानिए BEL को लिख के बैठा था, इवन नंबर्स हिट करने से पहले ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग था अनुज। ऑप्शन एक्टिविटी एक बार BEL रखेगा, मैं जब इसको चुन के बैठा था करीब करीब 435 पे था ये स्टॉक, ना इट्स स्ट्राइकिंग 440। अच्छा डोमिनेशन है BEL का, लेकिन बात जो मैं यहाँ पे एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ, 1% वाई बिल्डअप हुआ है, लेकिन स्ट्रेंथ अक्रॉस ऑल डिफरेंट स्टॉक्स। BEL डे हाई पर, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ, अच्छा बिल्डअप है, 12 लाख शेयर का बिल्डअप हुआ ऑन द वेरी फर्स्ट ऑफ सीरीज। उसके बाद आप लेके आइएगा HAL याद रखिएगा 45.35 पे अपना लास्ट ड्यू एवरेज 100 डे में पार कर रहा है, जो कि 20 नवंबर के बाद पहली बार पार कर रहा है। एंड सेम इज द केस विद सोलार इंडस्ट्रीज। सुबह सुबह हमने अप्रॉक्सीमेटली बात की थी इस पर करीब 13,300 पे, नाउ इट्स 13,5737। अनुज पूरे सेक्टर में आज ऑन द वेरी पहले दिन का मैसेज हमेशा स्ट्रांग होता है, किसी भी सीरीज के पहले दिन जो सेक्टर मैसेज देता है, एंड स्पेशली कंसिडरिंग फैक्ट कि रविवार को बजट है। डिफेंस पूरा बाइंग में अगर आप देखें तो इस वक्त सना हुआ है, चाहे BEL ले लीजिए, चाहे वो HAL ले लीजिए, चाहे सोलार इंडस्ट्रीज ले लिए, भारत डायनेमिक्स को लेके आइए 5%। तो सबसे बड़ी सेक्टोरियल पॉकेट एनर्जी के बाद, ऑयल गैस के बाद, मतलब ऑल इंडिया और ONGC के बाद ये है सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट। एक स्टॉक और रखूंगा, दैट्स भारत फॉर्ज। रखिएगा प्लीज जरा एक बार। भारत फॉर्ज में एक बहुत ही अद्भुत प्राइस मूव 1435, ये भी अपने लास्ट जो एवरेज 20 डेमा को काट के 1435 पे ट्रेड करता हुआ। जरा प्लीज एक बार इसका फ्यूचर्स का वाई रखिएगा, करीब करीब 1.37 लाख शेयर्स। पिछले 3 दिन के स्विंग हाई को क्रॉस करता हुआ, 20 डेमा को क्रॉस करता हुआ, एक शॉर्ट कवरिंग इस पे हावी हो रही है। तो भारत फॉर्ज एज ऑफ नाउ स्क्रीन पे एक स्टॉक और रखूंगा लास्ट, दैट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मैं सुबह भी इसका जिक्र कर रहा था, लगभग 15 साल की जो फॉलिंग चैनल है उसको पार करने की कोशिश करता हुआ, एक काउंटर अटेम्प्ट करता हुआ, इट्स नाउ 180 ऑलमोस्ट डे हाई पर। और अभी अभी ये 14 जन से लेकर अब तक की पूरी रेंज को बाइसेक्ट करता हुआ अब थोड़ा सा ओआईरेशन शुरू हुआ है। सुबह PSU बैंक सिंक हुए थे, लेकिन नाउ ये डे हाई को हिट करता हुआ। तो ये कुछ 4 स्टॉक्स हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और जो प्रश्न यही करना पड़ेगा मुझे आपसे, आई थिंक वो कहते हैं ना, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत होती, जिस प्रकार के नंबर्स BEL ने दिए, जिस प्रकार के हम जिस एज पे बैठे हैं क्लोजर टू बजट, थोड़ी सी और स्पेस मिलने की संभावना है क्या इस सेक्टर को? और कहा जा रहा है कि जैसे कि लक्ष्मण जी कह रहे थे कि 15 to 20% एलोकेशन हाइक फॉर डिफेंस को कैसे इस वक्त चेस करना चाहिए या फिर ट्रीट करना चाहिए? देखिए वीरू, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताऊं, एक कहावत है कि यू कैन चूज़ योर फ्रेंड्स, यू कांट चूज़ योर नेबर। मतलब आप अपना घर तो बेच के जाएंगे नहीं, आप तो जिस घर में रह रहे हैं वही रहेंगे। तो हमारा नेबर जो है वो हम तो चूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे नेबर्स आप जानते ही हैं सब, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो, दोनों तरफ क्या सीन है इस समय। और अब तो बांग्लादेश के साथ भी हमारी सिचुएशन काफ़ी कोई खास रही नहीं है अच्छी। डिफेंस एज अ स्पेस कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म करती रहेगी, बस इसमें इशू ये आएगा कि इसमें बीच बीच में बड़ी करेक्शन आएंगी। आप एक बार मजगांव डॉक का फॉर एग्जांपल 2 साल का चार्ट देख लीजिए, बीच बीच में ये स्टॉक्स आपको 25 से 30% की भी करेक्शन दिखा देंगे। जैसे ये मजगांव डॉक का चार्ट है आपकी स्क्रीन पर, देखिए 3775 तक गया था ये। अब अगर आप 3775 में लेके बैठे हैं तो आपका भाव आने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किस लेवल पर ले रहे हैं। लेकिन अगर आप एक लेके बैठे हैं, 5 साल का चार्ट देख लीजिए, मेरे ख्याल से 20 गुना हुआ होगा स्टॉक, 10 गुना तो वही है कम से कम। तो अगर आप 22 गुना हुआ एक्चुअली, वो 20 गुना सही था मेरा थॉट प्रोसेस था। तो अगर आप उस तरीके से देख रहे हैं कंपाउंडिंग की तरफ से तो ठीक है, लेकिन
अदरवाइज आपको थोड़ी सी एंट्री और एग्जिट का थोड़ा सा टाइम रखना होगा यहाँ पर, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने, ये आई थिंक एक सेक्टर है जो फ्लेवर में है इस समय, और बजट से पहले एक रिस्क यहाँ रहेगा कि बजट के बाद शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, क्योंकि बजट से पहले ये सेक्टर चला है, तो इस वजह से थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून। राइट, गुड आफ्टरनून सर। मेरा सवाल भी एक्चुअली यही था कि जिस तरीके से बजट से पहले ये पूरा पीएससी सेक्टर, डिफेंस, एनर्जी सेक्टर चल रहा है, तो क्या एक बड़ा तबका है जो बजट को लेकर कंसर्न रहता है और उसी के मद्देनजर बाजार को अप्रोच करते हैं, तो क्या इन्हीं सेक्टर्स में अब पैसे बनेंगे कुछ सत्र पहले ही, बहुत शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखना चाहिए? देखिए श्रेया, एक चीज़ समझिए, पीएसयूज, एनर्जी और डिफेंस, ये बाई चांस की बात है कि आज तीनों एक साथ चल गए हैं। अदरवाइज डिफेंस के चलने के अलग ट्रिगर हैं, ऑयल एंड गैस चलने के अलग ट्रिगर हैं। ऑयल एंड गैस आज क्यों चला है? आज एकदम से आप देखें तो क्रूड में जिस तरीके की रैली आई, उसकी वजह से ओएनजीसी भाग गया, ऑयल इंडिया भाग गया, ये भाग गए, इसकी वजह से ये रैली आ रही है। पीएसयूज में ऑब्वियसली ये स्टॉक्स तो हैं ही, इस वजह से चल रहे हैं, प्लस पीएसयू बैंक्स वैसे ही स्ट्रांग रहे हैं, तो इस वजह से चल रहे हैं, तो ये एक रीज़न हो सकता है। मीनवाइल देखिए आप, नंबर्स आ रहे हैं थिक एंड फास्ट। मारुति के नंबर्स काफ़ी ख़राब हैं, और कुछ ना कुछ स्ट्रीट कहीं ना कहीं आपको बता रही थी मारुति के नंबर्स को लेकर। मारुति में जिस तरीके की करेक्शन थी, इनफैक्ट मुझे याद है पिछले मंगलवार को भी ये बात हुई थी कि दिन मंगल का, और मारुति का सबसे बड़ा इंडेक्स का लूज़र था। कहीं ना कहीं अब कितना स्ट्रीट ने प्राइसिंग कर रखा है नहीं, ये नहीं पता, लेकिन 7 दिनों में 9% तो स्टॉक गिर चुका है। इनकम में करीब 300 करोड़ की मिस है। प्रॉफिट में आई थिंक ज़्यादा बड़ी मिस है कंपैरेटिवली। नेट प्रॉफिट 3794 करोड़ का है, एक्सपेक्टेशन 4563 करोड़ की है। अब ध्यान रखिएगा, मारुति काफ़ी लेबर ओरिएंटेड कंपनी है, तो इसमें लेबर कोड का इम्पैक्ट कितना है, कितना नहीं है, ये थोड़ा सा हमें पता करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमको ये भी पता करने की ज़रूरत है कि इसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स और एबिडा नंबर क्या रहे हैं, उस पर भी थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी। ये 2-3 चीज़ें जब सामने आ जाएंगी तब थोड़ा सा और इसको नंबर्स को एनालाइज कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो पहले 2 नंबर्स आए हैं क्लियरली वो थोड़े से प्रेशर में है। ध्यान रखिए, लेकिन ये स्टॉक काफ़ी गिर चुका है ऑलरेडी, तो इसके लिए अगर आप अभी शॉर्ट कर रहे हैं इसको, वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक और नहीं गिर सकता, ऑब्वियसली गिर सकता है ख़राब नंबर्स पर, लेकिन पहले से ऑलरेडी प्री पोजिशनिंग इसकी काफ़ी ख़राब है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि एक बार, हाँ, एबिडा मार्जिन भी कम है एक्चुअली इसके, मैं जो एक एजेंसी पर देख पा रहा हूँ 11.2% के करीब है, एस्टिमेट 11.7% के थे। तो किसी भी तरीके से देखें तो मारुति के नंबर्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी गिरा। ध्यान रखिए, इस महीने करीब 12% ये स्टॉक गिर चुका है। चलिए रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में सबसे पहले तो ऑब्वियसली ऑयल इंडिया। आज थोड़ी सी हमारी किस्मत भी अच्छी रही कि हमने बिग स्टॉक्स में इसको सबसे पहला दर्जा दिया था। आज क्रूड की तेज़ी का फ़ायदा मिलता हुआ, और अब करीब 10%, सुबह नहीं, मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि 10% भागेगा, लेकिन खैर कई बार ऐसी चीज़ हो जाती हैं। सीजी पावर मैनेजमेंट की कमेंट्री नतीजों के बाद, इसके बाद इस स्टॉक में शानदार तेज़ी आई। हालांकि नंबर्स में कुछ खास नहीं था, लेकिन कमेंट्री अच्छी थी, तो 9% भाग गया। एमसीएक्स, कल हमने बात की थी कि ब्लॉकबस्टर नंबर्स हैं एमसीएक्स में, और 2 दिनों में करीब 10% से ज़्यादा की दौड़ लगाई एमसीएक्स ने। फिसड्डी स्टॉक्स में टाटा कंज्यूमर नतीजों के बाद तगड़ी बिकवाली, आज ये हमारा बिग स्टॉक्स में था, लेकिन थोड़ा सा मतलब उल्टा पड़ गया, 5-5.5% नीचे। एशियन पेंट्स, ये एक्सपेक्टेड था कि कल हमने बात की थी कि कमज़ोर नंबर्स हैं, डी रेटिंग होगी थोड़ी सी, लेकिन खुला ही नीचे, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आ गई। और शैडो फैक्स, एक और पुअर आईपीओ, मतलब और ये जो ट्रीटमेंट मिलनी थी, 10% नीचे स्टॉक, लिस्टिंग खराब, और आप वॉल्यूम देखें आपने किस तरीके के हुए हैं यहाँ पर। तो ये आज के रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स। चलिए श्रेया, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत करते हैं। और जिस तरह से मार्केट अप है आज, तो शुरुआत तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ की जाए, जहां पर सबसे ज़्यादा आज खरीदारी होती हुई नजर आई है। काउंटर्स आपके स्क्रीन पे, पूरा ऑयल एंड गैस पैक फोकस में था क्रूड के प्राइसेस को लेकर। तो ओएनजीसी 7.5% ज़्यादा चढ़ गया आज के सत्र में। पूरा मेटल पैक भी रडार पर है पिछले कुछ सत्रों से। हिंडाल्को 4% की तेज़ी, कोल इंडिया और बीईएल ने भी इस लिस्ट में जगह बनाई। बीईएल के अब नतीजे भी आए और देखिए लगभग 6% की तेज़ी के साथ कर रहा कारोबार। अगेन ऑयल इंडिया आज का बिग स्टॉक्स, करीब 10% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। सीजी पर रिजल्ट्स आए और ब्रोकरेजेस भी
आप देखें तो काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे थे सुबह, तो करीब करीब 9% ये उछल गया। पूरा डिफेंस पैक है तो सोलर इंडस्ट्रीज देखिए 8% और एबीबी इंडिया में भी खरीदारी होती हुई आज के सत्र में नजर आई है। लेकिन बैकफुट पर टाटा कंज्यूमर वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न था, ब्रोकरेजेस का 5.5% टूटा है। एशियन पेंट्स रिजल्ट के बाद यहाँ पर गिरावट का सिलसिला जारी, 4.5% ज़्यादा की गिरावट। HUL भी FMCG पैक से कमज़ोर था और सन फार्मा में भी आज मुनाफा वसूली होती हुई नजर आई, 2% से ज़्यादा। ब्रिटानिया, नेस्ले इंडिया FMCG पैक से लूजर। आयशर मोटर्स ने भी गिरावट में साथ दिया और मैक्स हेल्थ केयर बैकफुट पर 1.5% की गिरावट के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझाती हूँ आपको। शो फ्लो के इस कार्यक्रम में होगा क्या, तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं जोजित इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, चंदन तापड़िया, अरुण कुमार मंत्री, विकास आलूखे और आशीष कयाल जी से। 2:15 पर यतिन मोता बताएंगे आपको तेल और गैस शेयरों में रफ्तार क्यों है। 2:20 पर कंचन नौटियाल बताएंगे एशियन पेंट्स और टाटा कंज्यूमर क्यों फिसले। फिर 2:30 बजे बजट से बजट तक का मार्केट हाल बताएंगी कंचन नौटियाल। 2:45 पर ITC, डाबर और कैनरा बैंक का नतीजों का अनुमान बताएंगे दीपाली राणा और डिक्सन टेक और वोल्टास के नतीजों का प्रीव्यू करेंगे कंचन नौटियाल। 2:50 पे मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जोड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट महबूब ईरानी जी। 3:05 पे डीलिंग रूम चेक, 3:10 पर जिससे कैलकुलेट स्ट्रैटेजी और 3:15 पे लेंगे BTST STBT कॉल्स। चलिए पैनल तैयार है हमारा और शुरुआत की जाए ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या रहेगा आपका इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू सभी पैनलिस्ट को गुड आफ्टरनून। मेरे ख्याल से स्टॉक लेना चाहिए इस वक्त जो अच्छा लगता है वो है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक का बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करीब 7 दिन की करेक्शन है, उसके बाद 2 दिन से हम आपको देख रहे हैं ट्रेड कर रहा है 180 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे 177, करीब ₹3 का स्टॉप है। टारगेट 185 पॉसिबल है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक जिसका जिक्र मैं भी कर रहा था, ह्यूज मोमेंटम इस स्टॉक में, 180 क्लासिकल बुलिश फ्लैग इस स्टॉक पे। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए BEL में ही खरीदारी करेंगे। BEL में क्लियर कट ब्रेकआउट है, काफी दिनों से हम देख रहे थे कि 430-35 पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज वो रेजिस्टेंस ब्रीच हुए हैं बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ, तो आई थिंक ये रैली यहाँ नहीं थमेगी। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 430 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन 465 रुपए 465 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो 440 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 19 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 13 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 32 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। BEL में खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। रिजल्ट आए, रिजल्ट भी अच्छे नजर आ रहे हैं, उससे पहले भी चल रहा था स्टॉक और डिफेंस एज ए पैक फोकस में भी है। 465 के टारगेट के साथ आपको खरीदारी करना है। आशीष कयाल जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून। देखिए मेरा जो स्टॉक होगा यहाँ पर मेटल स्पेस में से जिंदाल स्टील है। हम क्लियरली देख सकते हैं जिंदाल स्टील एक काफी टाइम से कंसोलिडेशन में था। ओवरऑल मेटल में काफी जबरदस्त रैली ऑलरेडी हम देख रहे हैं और जिंदाल स्टील अभी जस्ट वापस से ब्रेकआउट दे रहा है। वॉल्यूम्स पिछले दिनों से पिकअप हो रहे हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट है 1175 का और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1080 का। ओके, मीनवाइल एक बार ऑयल इंडिया वापस लेकर आइए। सर्किट लग गया अब इसमें, अपर सर्किट सुबह का 10% का और शानदार मूव इसमें और देखिए क्या है ना, 3-4 चीज़ें। ऑब्वियसली एक तो क्रूड का फ़ायदा है ही, इसके अलावा अगर आप देखें तो वैल्यूएशन का कंफर्ट है, डिविडेंड यील्ड है, ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा बजट से पहले का भी तड़का है थोड़ा सा, तो ये सब चीज़ें कई बार एक साथ में हो जाती हैं। इस वजह से जिन्होंने सुबह लिया होगा ऑयल इंडिया गजब के फायदे में रहे होंगे। ठीक है श्रेया, देखिए क्या होता है ना, मैं सच बताऊं तो ये सब चीज़ें ना हम अपने आप को खुश होने के लिए कह सकते हैं। सुबह जिसने टाटा कंज्यूमर लिया होगा उसका लॉस भी हुआ होगा, तो ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार चीज़ें हमारे फेवर में होती हैं, कई बार चीज़ें हमारे अगेंस्ट होती हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा जब चल जाए तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जब गिर जाए तो बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। और देखिए हमारा काम है अपनी पूरी मेहनत से कोशिश करना कि अच्छे स्टॉक्स बता पाएँ। कई बार चलते हैं, कई बार नहीं चलते हैं ना। अब एक काम करते हैं, बाकी की ट्रेड्स ले लेते हैं। हमारे साथ अरुण जी भी हैं। अरुण जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी। अनुज जी मुझे लग रहा है NBFCs में कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन के संकेत है, तो श्रीराम फाइनेंस को खरीदारी की सलाह रहेगी। 1014 1015 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस 1005 के आसपास लगा है। 1042 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं, तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ से लग रहा है मुझे स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है। ओके, श्रीराम फाइनेंस 1015 पे आपका बाय कॉल। विकास जी आपका ट्रेड।
गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, मेरा बाय कॉल रहेगा आरईसी लिमिटेड, जहां पे हमने देखा है कि कल जाते जाते लास्ट के 1 घंटे में एक अच्छा अपमूव देखने मिला था और आज ओपन होने के बाद एक अच्छा अपसाइड देखने मिल रहा है। 366 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। 392 का मुझे लगता है यहाँ पे एक टारगेट आते हुए देखने मिलेगा। डेली चार्ट पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये टुवर्ड्स अपसाइड में 200 डीएमए के तरफ अप्रोच करते हुए देखने मिलेगा और 392 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करके लेके जा सकते हैं। ओके, आरएससी में विकास जी ने कहा खरीदारी कर सकते हैं आप। अच्छा मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए, एक रिकैप आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस फिर से रिविजिट कर पाएं। गाबा से ने कहा कि यूनियन बैंक में पैसे बनेंगे, 185 के टारगेट है, 177 का स्टॉप लॉस। मानस जी कह रहे हैं कि बीईएल में लेवल्स पर खरीदारी कीजिए, 185 का 465 का टारगेट और 430 का स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष कयाल जी कह रहे हैं जिंदल स्टील मेटल पैक से काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है उनको, तो यहाँ पर खरीदारी की राय। 1175 के टारगेट हैं, 1080 का स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही अरुण कुमार मंत्री जी को श्रीराम फाइनेंस पसंद आ रहा है, सभी बाय कॉल्स थे। और 1042 के टारगेट श्रीराम फाइनेंस में, 1005 का स्टॉप लॉस। विकास जी कह रहे हैं कि आरईसी इन लेवल्स पर पैसे बना के दे सकते हैं, तो उसको रखे रडार पर खरीदारी की राय। 392 का टारगेट और 367 का आपको स्टॉप लॉस, 66 का इनफैक्ट स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। ये होगी टेक्निकल कॉल्स। लेकिन ऐसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो आपका, ये समझ लेते हैं गौरांग जी से। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपको कार्यक्रम में। बताइए से बजट से पहले और मार्केट में क्या लग रहा है आपको, कहाँ बनेंगे पैसे? धन्यवाद श्रेया जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो धातु क्षेत्र मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों से सकारात्मक रुझान दिखा रहा है और वहां से हमने हिंडाल्को पर हमारे जो पहले लक्ष्यांक थे, वो लक्ष्यांक में हमने परिवर्तन किया है, ऊपर की तरफ साधा है। थोड़ी थोड़ी उठापटक वोलेटिलिटी जो होती है धातु क्षेत्र में, वो देखना अनिवार्य होगी। लेकिन अगर किसी की लंबी अवधि की समय सीमा है तो हिंडाल्को में निवेश है तो बनाए रहेंगे, नहीं है तो आप इस तरह से शुरुआत करिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ओके, मीनवाइल जो बात मैं मारुति के लिए कह रहा था कि देखिए पोजीशनिंग ऑलरेडी काफ़ी ख़राब है मारुति की, इन लेवल पे शॉर्ट मत करिए और इनफैक्ट अच्छी खासी रिकवरी आ रही है। और वो जो नंबर ख़राब हैं उसमें एक फैक्टर लेबर कोड का भी है, वो उन्होंने उसको एक्सेप्शनल नहीं दिखाया, कई लोगों ने इसको एक्सेप्शनल दिखाया है, इसको उन्होंने P&L में ही लिया है सीधा, और उसकी वजह से वो मार्जिन का नंबर जो है वो आपको ख़राब दिख रहा है। बाकी सेल्स का जो वॉल्यूम था वो ठीक ठाक आया एक्चुअली, सेल्स का वॉल्यूम इसके लिए ये एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसा मैं कहा ऑलरेडी काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक था और 20.9% की वॉल्यूम ग्रोथ है, जबकि 18% का एक्सपेक्टेशन थी। रिकवरी आई, हालांकि अब वापस स्टॉक वीक हो रहा है। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। मारुति इस गिरावट में बाइंग करेंगे क्या या अवॉइड करेंगे? दो चीजें और है अनुज जी। कल जिस प्रकार से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुई और जो अनुमान है इंपोर्टेड गाड़ियों उसके दाम कम होंगे वगैरह, उसको लेकर के, और आज मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, हालांकि उसका स्पष्टीकरण मेरे पास है नहीं, साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ा मार्केट है मारुति के लिए एक्सपोर्ट को लेकर के अनुज भाई, और वहां पर जो टैरिफ थी 25% की, उसको बढ़ा करके 50% करने की बात करी है साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि वो स्थानीय कंपनियों को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं। तो उसकी भी एक परिस्थिति और ये नतीजे को लेकर के जो थोड़ा बहुत दबाव, देखिए छोटी मध्यम अवधि में दबाव हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर लंबी अवधि का निवेश है, पहले तो बने रहे, ऊपरी स्तर पर लिया है, और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो और जोड़े, और किसी को अगर नए सलीके से भी निवेश करना है तो उसकी भी राय होगी। बिल्कुल। रिकवरी आई, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी अब यहाँ पर फेल होती हुई मारुति के केस में, लेकिन क्लियरली आप स्टॉक ऑफ द मोमेंट BEL और लेकर आइए जरा BEL। सुबह आई थिंक ये सचिन का क्विक सिंगल्स में था, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, और अब करीब 7% ऊपर इस समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मानस जी, आपके टारगेट क्या थे? तो देखिए अभी जस्ट रिकमेंड किया है तो टारगेट 465 के आसपास के हैं। 465 के आसपास के हैं। गौरांग जी, आपका क्या व्यू है BEL पर? 2 हफ्ते पहले बजट पिक दिया था अनुज भाई आप ही के शो में,
और तभी मेरे ख्याल से कुछ 400 के दाम थे और ये 380 के पास भी गया था और निरंतर 300 के 80 पास जब भी गया है बीएल का स्टॉक, हमने कई बार राय दी है कि वहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित हो जाते हैं। और बजट के रूप में हमने जब दिया था तो 400 के आसपास के दाम थे और लक्ष्यांक हमने करीबन 500 के पार के रखे हैं। ये मैं बजट तक की बात नहीं कर रहा हूँ अनुज भाई, मैं बुनियादी दर के आधार पर बात कर रहा हूँ और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से नतीजे आए हैं और जिस प्रकार से नतीजे आएंगे, ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, कैपेसिटी है, इस लक्ष्यांक में ऊपर की तरफ के लक्ष्यांक बिल्कुल होंगे। चलिए काम करते हैं, अब बात करते हैं मारुति की। रिजल्ट के बाद गिरावट आई लेकिन उसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, हालांकि अब ये स्टॉक वापस थोड़ा सा नीचे आया है। क्या है खास नंबर्स में, एक बार समझ लेते हैं यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और पर्टिकुलरली अगर हम मारुति की बात करें ना, तो द रीजन वाई स्टॉक 5% रिकवर हुआ इंट्राडे, वो था एबिटा में एडजस्टमेंट, क्योंकि कंपनी जो है उसके जो लेबर कोड रिलेटेड प्रोविजंस हैं उसको अलग से नहीं बताया। बहुत सारी कंपनियां जो लेबर कोड का इम्पैक्ट है वो एक्सेप्शनल आइटम्स में बताते हैं अलग से, जिसका इम्पैक्ट मार्जिन पे नहीं होता है। लेकिन अगर हम मारुति की केस में देख लें तो जो लगभग 600 करोड़ रुपए का ग्रेच्युटी और जो लेबर लॉ इम्पैक्ट है वो पीएनएल में जो है कंपनी ने रूट किया है एबिटा के ऊपर, जिसके कारण आपको मार्जिन नीचे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप यही 600 करोड़ रुपए जो एक्सेप्शनल आइटम है ऐड कर दें वापस एबिटा में, तो नंबर्स ब्रॉडली आपको इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन दिखाएंगे। और अगर हम टॉप लाइन की बात करें तो यहां अनुमान से थोड़ा 1000 करोड़ रुपए के आसपास का मिस है, तो वो एक छोटा मिस है टॉप लाइन पे। लेकिन अगर हम एबिटा की बात करें, मार्जिन परफॉर्मेंस की बात करें, तो ये नंबर आप 600 करोड़ का अगर ऐड बैक कर देंगे तो नंबर्स ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहेंगे मारुति के लिए। बिल्कुल, तो देखिए सेल्स में मिस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम ठीक ठाक है और मार्जिन नंबर जो है वो ठीक ठाक है अगर आप एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखें तो। जैसा गौरांग जी ने कहा, एक कंसर्न मार्केट की ये भी है कि अगर विदेशी कारें, यूरोपियन कारें सस्ती होंगी तो क्या वैसे, लेकिन ऑनेस्टली दैट्स अ लॉन्ग वे फॉरवर्ड। चलिए अब यतिन से बात करते हैं एक और स्पेस की, ऑयल एंड गैस। आज ये इंडेक्स करीब 3% ऊपर है। यतिन बताइए क्यों दौड़ रहा है? देखिए पूरा का पूरा ऑयल एंड गैस पैक आज मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट ऑयल इंडिया 10% ऊपर, ओएनजीसी 7-8% ऊपर। और क्लियरली इसका रीजन है ब्रेंट क्रूड में उछाल। कच्चे तेल की कीमतें अभी $68 पर बैरल के पार चली गई हैं और जो रुपया है डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पे हो गया है लगभग 92 के आसपास। तो दोनों ही कमजोर रुपया और मजबूत कच्चा तेल, ये ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के रियलाइजेशंस पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। इनफैक्ट सितंबर 2025 के बाद क्रूड सबसे उच्चतम स्तर पे आपको दिखाई पड़ रहा है और कहीं ना कहीं ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के रियलाइजेशंस भी Q4 में सुधरने की उम्मीद है, जिसके कारण दोनों ही काउंटर्स मोमेंटम में है। इनफैक्ट ओएनजीसी में आज रिलायंस के साथ एक एमओयू भी साइन किया, जो इंडिया एनर्जी वीक चल रहा है उसके अंदर एक स्ट्रेटेजिक एमओयू साइन किया, जिसके अंदर ऑफशोर रिसोर्सेज, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में स्ट्रेटेजिक एमओयू साइन करते हुए दोनों ही रिलायंस और ओएनजीसी दिखाई पड़े एक दूसरे के साथ। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो चिंता का कोई विषय नहीं है एज ऑफ नाउ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था बाजार का कि शायद बजट में एक्साइज ड्यूटी बढ़ सकती है फिर से एक बार पेट्रोल डीजल पे। लेकिन जिस तरीके से क्रूड में उछाल आपने देखा है, बहुत लो चांसेस हैं कि सरकार एक्साइज ड्यूटी में कोई चेंजेस करेगी। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अभी भी आप देखें तो ग्रॉस मार्जिन है लगभग ₹7 प्रति लीटर का पेट्रोल डीजल में। और पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें तो यहाँ कंपनी ने 5 ईयर मास्टर रिगैसिफिकेशन एग्रीमेंट किया है ओएनजीसी के साथ दहेज फैसिलिटी के लिए। और पीएम मोदी भी येस्टरडे बात कर रहे थे किस तरीके से भारत एक पेट्रोकेमिकल हब बन सकता है। गैस स्टोरेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, एलएनजी स्टोरेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी आज आपको मोमेंटम में दिखाई पड़ रहा है। ऑयल गैस बास्केट अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर, आज सबसे स्ट्रॉन्ग ओएनजीसी को लीजिए, पेट्रोनेट को लीजिए, सुबह प्रकाश सर का पिक था, ये ऑल इंडिया सबके सब डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करते हुए। मीनवाइल यतिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीनवाइल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक बार जरा इंट्राडे चार्ट रखिए बीएल का। अब ये 453 पे, मैंने बात हुई थी 435 पे, रिजल्ट्स आ गए 439 पे, नाउ इट्स 453.65। और इसका एक इफेक्ट देखिए अगर आप देखें पूरे सेक्टर पे, अभी एक ब्रेकआउट आया करीब 4547 पे 37 पर एचएल में और 4581 पे आ गया एचएल। तो पूरा डिफेंस स्पेस, मैंने जो प्रश्न किया था 2 बजे उससे यही किया था, पर मानस अब बेटर रिवॉर्ड शायद ये फॉलिंग चैनल एचएल की प्रोवाइड कर रही है। और जितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, क्या इसको चेस करना चाहिए कि किसी कॉल ऑप्शन के थ्रू, क्योंकि
मेरा जो अल्टीमेटली प्रश्न ये है कि फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है पिक करने के लिए तो कैसे पिक करें उसको? ऑप्शन कोई है आपके पास इस वक्त? तो बिल्कुल इसको देखिए मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था एचएल को, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इनवर्स रेंज पैटर्न बन रहा है जिसके नेकलाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर ये 4600 के ऊपर निकलेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 4900 के आसपास का भी हो सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो ऑप्शन के थ्रू 4600 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 165 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 115 रुपए के नीचे लगा रहा है। टारगेट आपको 275 रुपए 275 के सेट करना है। ओके हेल, ये हो गई हेल पर व्यू, और पूरा डिफेंस स्पेस अगर आप देखें तो फोकस में, और बीएल के शानदार नतीजे अब 9% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। एक बार रखिएगा स्क्रीन पर एटर्नल और एटर्नल डेज हाई पर, ये भी काउंटर 0.5% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ रिजल्ट आया था। उसके बाद वो चला लेकिन वो टिका नहीं, जिस तरीके से दीपेंद्र गोयल का इस्तीफा सामने आया। लेकिन फिर आज एक खरीदारी देखने को मिल रही है। अरुण कुमार मंत्री जी, एटर्नल का चार्ट देखें आप, जिस तरीके से पिछले वीक और पिछले कुछ सत्रों में टूटा ये, उसके बाद आज कोशिश की है, ये रिकवरी, ये तेज़ी कितनी टिकाऊ लग रही है आपको चार्ट्स में? और अगर किसी के पास अभी भी प्रॉफिट में तो क्या निकल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ओवरऑल अप्रोच क्या होनी चाहिए? जी अगेन वही व्यू रहेगा, 270-75 इसका रेजिस्टेंस है, तो वहां पे पिछली बार भी यही कहा था कि 250 के नीचे एक सपोर्ट है और ऊपर में उछाल में इसको एग्जिट ही करना है, तो 270-75 के बीच में मिलता है तो ट्रेडिंग पोजीशन से डेफिनेटली निकलना चाहिए। ब्रेकडाउन 275 के नीचे है। नो डाउट मार्केट मोमेंटम के साथ स्टॉक जरूर ऊपर आया है, पर अभी भी मेरी खरीदारी की सलाह नहीं है। अगर 275-272 मिलता है तो ट्रेडिंग पोजीशन से जो भी लॉन्ग पोजीशन अगर अटकी है तो एक बार का एग्जिट लेना ही ज्यादा बेहतर है। ओके, इटर्नल, आज सुबह एक नोट आया था, आई थिंक शायद जेफरीज का था या किसका था, जिन्होंने काफ़ी बड़े टारगेट दिए थे इटर्नल के। आई थिंक उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा भागा है, वैसे काफ़ी गिरा था टॉप से। 305 का हाई था, वहाँ से 265 आया था ये स्टॉक का। चंदन जी जुड़े हैं हमारे साथ पैनल में। चंदन जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी आज की ट्रेड क्या रहेगी? जी गुड आफ्टरनून। देखिए बाजार में जो थीम है वो कहीं ना कहीं मेटल माइनिंग के साथ में डिफेंस काउंटर पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट पे फोकस रहेगा। तो डिफेंस काउंटर तो काफी चल चुके हैं, बट अभी भी यहाँ पे खरीदारी के हम मौके ढूंढने चाहेंगे। मेरे रडार पे रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, जहाँ पे एक बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिले। एक तरफ BL में बड़ी रफ्तार बनी है, बट HAL का जो बॉटम आउट अप्रोच है वो कहीं ना कहीं इस काउंटर को 45 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के लिए तैयार कर रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी के मौके बन रहे हैं। 4450 के सपोर्ट से खरीदारी देखनी चाहिए। ऊपर में लगभग 4740 तक के टारगेट HAL में बनने चाहिए। ओके, HAL ये पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है। डिफेंस स्पेस से शानदार रैली पोर्टिकल काउंटर में खरीदारी कर सकते हैं इन लेवल्स पर। अच्छा, जिन स्पेसेस में तेज़ी हो रही है और काउंटर्स में तेज़ी है उस पर तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन एक बार एशियन पेंट्स लेकर आइए स्क्रीन पर। एशियन पेंट्स रिजल्ट काफ़ी ख़राब, ब्रोकरेज रिपोर्ट आई काफ़ी नेगेटिव, और स्टॉक पर रिएक्शन स्ट्रीट ने आज भी किया है पनिश, 4% से ज़्यादा की गिरावट। लेकिन इसको और डिटेल में समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है एशियन पेंट्स में। पूरी तस्वीर समझाएंगी कंचन नौटियाल। कंचन गुड आफ्टरनून, बताइए आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे बना है एशियन पेंट्स क्यों? जी डेफिनेटली, देखिए एशियन पेंट्स के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो फेस ऑफ इट आपको नंबर्स सही दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री तो वहां पे आपको काफी सारी चीजें हैं जो मिस होती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले तो जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था रेवेन्यू का, वो लगाया था करीब करीब 9000 करोड़ का, वहां से 150-200 करोड़ का हमें मिस होता हुआ रेवेन्यू जो है वो दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर डोमेस्टिक डेकोरेटिव ग्रोथ भी देखी जाए तो इसका भी अनुमान 8 से 9% का लगाया गया था। यहां पे भी हमें एक स्लाइट मिस जो है वो देखने को मिला है। यही नहीं बल्कि अगर फ्यूचर आउटलुक की भी बात करी जाए तो माना यह जा रहा है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है अभी भी 8 से 10% ही देखने को मिल सकती है। वैल्यू वॉल्यूम गैप अगर देखा जाए तो 500 बेसिस पॉइंट्स का है, और इनफैक्ट जो रीपेंटिंग साइकिल है वो यहां पे हमें काफी धीरे होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज कंज्यूमर स्पेंडिंग तो कर रहे हैं लेकिन बाकी के जो डिस्क्रिशनरी आइटम्स है वहां पे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद ब्रोकरेजेस का यहाँ पे स्टांस आया है, एक नहीं बल्कि काफी सारी ब्रोकरेज है इस टाइम पे नेगेटिव अपना ओपिनियन बना के बैठी। आपकी स्क्रीन पे काफी सारे देखिए आ गए हैं। CLSA ने अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है 1875 का टारगेट, वहीं मॉर्गन स्टैनली अंडर परफॉर्मेंस, HSBC होल्ड, और नुवामा ने भी एक अपना कॉशियस नोट के साथ बोला है कि आप बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन वहां पे भी कॉशियस अप्रोच आपको बरतनी होगी।
इनका भी कहना यह है कि जो नंबर्स हैं हमें क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में इस टाइम पे काफ़ी दबाव में आते हुए दिखाई दिए हैं। जो अनुमान लगाया गया था वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा जो प्रेशर है वो आता हुआ दिखाई दिया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो फेस्टिव सीज़न था वो काफ़ी शॉर्टर था और जो हमने रेनी सीज़न देखा है वो काफ़ी ज़्यादा हमें आता हुआ दिखाई दिया है। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई एशियन पेंट्स की। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, मिनी एक्सीडेंट कहेंगे एक्चुअली, क्योंकि सुबह खुला ही था 4-5% नीचे, तो ऐसा नहीं है कि हाँ आपने अगर कल शॉट किया था तो जो कल स्क्रीन दिखा रही थी तब अलग बात थी। आज सुबह खुलने के बाद तो खैर आप ट्रैप ही हुए होंगे यहाँ पर। अब एक्चुअली हम देखा जाए तो डेलो से अच्छी रिकवरी कर चुके हैं, बट ये फैक्टर्स हो गए। गौरांग जी, वापस 2500 पर आ गया एशियन पेंट्स। कहाँ लग रहा था पिछले महीने की ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन क्लियरली नंबर्स बता रहे हैं कि अभी तो पेन है, तो ऐसे में क्या करें? दर्द है अनुज भाई, और अनुमान हमारा भी यही था कि शायद आपको फिर से 3200-3300 के पार जाता हुआ दिखेगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो नतीजा आए हैं उसको लेकर के मेरे ख्याल से वो जो समय सीमा जो है, अवधि जो है, उसको थोड़ी बहुत लंबी करनी पड़ेगी अगर आपको 3000, 3200, 3300 के भाव दिखने तो निराशा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि शायद एक तिमाही में दबाव है, चौथी तिमाही में और अगले वित्तीय वर्ष में शायद परिस्थिति सुधरे। हमारी सकारात्मक राय है एशियन पेंट्स के ऊपर खरीदारी की, और आपने ऊपरी स्तर पर लिया है तो थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पर धीरे धीरे करके आप एवरेज करें ताकि आपका निवेश का स्तर थोड़ा नीचे आ जाए। ओके, पॉजिटिव है एशियन पेंट्स को लेकर गौरांग जी, तो एवरेजिंग कर सकते हैं लेवल्स पर। अब वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल्स का। गाबसर, विकास जी और आशीष जी से हम लेंगे टॉप कैश कॉल। गाबसर, बताइए कैश में आपके पिक। आई थिंक मेरा ध्यान है त्रिवेणी पर। त्रिवेणी शायद मैंने कल या परसों भी दिया था, मुझे मुंह अच्छा लगता है। 355 के आसपास ट्रेड कर रहा है त्रिवेणी। आई थिंक स्टॉप लगाना चाहिए करीब 351 का, 51 का, तो 4 रुपए का स्टॉप है। टारगेट 365, 370, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए त्रिवेणी। ओके, त्रिवेणी आपका 356 पिक बाय कॉल। विकास जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी कैश में? कैश में मेरा रहेगी साई लाइफ साइंस करके है, 849 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है और मुझे लगता है एक अच्छा अपमूव यहाँ पे आज के दिन में देखने मिल रहा है। 872 के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल रहे हैं और नीचे में 836 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। हमने हमारे क्लाइंट को भी ये स्टॉक रिकमेंड कर चुके हैं, तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है, तो 872 के टारगेट के लिए यहाँ पे बाय कीजिए, 836 के स्टॉप लॉस। ओके, साई लाइफ साइंस विकास जी की पिक हो गई है। आशीष जी, कैश में आपके पिक? देखिए, मेरी पिक होगी GRSE। ये स्टॉक आज बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम बना रहा है, अपना 20 DMA के ऊपर आज चल रहा है, डे हाई पे ही कामकाज कर रहा है, तो GRSE में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना होगा 2400 का और टारगेट 2630 का देखा जा सकता है इस स्टॉक में। चलिए, कैश कॉल्स पूरी हुई। मीनवाइल मारुति में जो रिकवरी थी वो नहीं टिक पा रही है, लेकिन अभी भी क्या डे लो से ऊपर ही है, लेकिन जो हाईज तक आया था वहाँ से वापस एक स्लिप आया है। लेकिन जैसा बीरू ने मेंशन किया था क्लियरली, पिछले कुछ मिनटों में जो स्टॉक सबसे ज़्यादा भागा वो था BEL, करीब अब 8% ऊपर कंफर्टेबली अब निफ्टी का टॉप गेनर BEL। और इसके साथ एक बार आप रखिए सोलार इंडस्ट्रीज़ को। डिफेंस में एक सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक सोलार हुआ करता था। एक बार इसका चार्ट लेकर आएंगे 1 महीने का, एक बार जरा सोलार का 1 महीने का चार्ट देखते हैं कि इसने क्या किया था। ये देखिए, थोड़ी सी करेक्शन आई थी, लेकिन अब उसमें वापस बाइंग 12% का, मुझे उसमें 8% आज ही आया है, लेकिन यहाँ पर अच्छा मूव है। ये मानस जी, इस पर कोई व्यू है क्या सोलार इंडस्ट्रीज पर? तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भी जो व्यू है वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है। सोलार इंडस्ट्रीज में भी स्टॉक ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है। आई थिंक यहाँ से भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि करीब 14,200 या 14,400 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ऑप्शन में बहुत लिक्विडिटी नहीं है, इसलिए इसको मैंने पिक नहीं किया, लेकिन पैटर्न काफी पॉजिटिव है। अगर आपको एक ट्रेड लेना हो तो अभी भी 13,500 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 14,400 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, सोलार इंडस्ट्रीज जिसे कहते हैं फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, सोलार, BEL, HAL, भारत डायनामिक्स, सब के सब अगर आप देखें तो इस वक्त स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करते हुए। TVS मोटर्स के नंबर्स का जिक्र हुआ था। TVS मोटर्स का जो मूव है वो है बहुत ही शार्प और ये कंप्लीट कैंडल रिवर्सल में तब्दील हो गया है। लो है इसका 100 डेमा, जो इसने अभी तक, याद रखिएगा, 8 अप्रैल के बाद कभी नहीं तोड़ रहा और आज भी नहीं टूटा और वह डे हाई। लेकिन इसका रब ऑफ इफेक्ट किस किस पर है? लुक एट हीरो मोटोकॉर्प। विकास, मैं आपसे प्रश्न पूछूं, अगर जो स्ट्रेंथ
जैसे कि बीएल ने फूकी पूरे सेक्टर में, हालांकि हम क्लोज टू बजट भी हैं, दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट हीरो मोटोकॉर्प भी आज एक बहुत ही कैलकुलेटेड और एक बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण लेवल से पुल बैक ले रहा है। ये पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 महीने के लो से पुल बैक दे रहा है। क्या इसमें भी कोई ट्रेड या रिवर्सल ट्रेड की गुंजाइश है क्या हीरो मोटोकॉर्प में? जी हाँ, वीरेंद्र जी, देखो ओवरऑल हमने देखा है कि लास्ट पूरे वीक में एक सेल ऑफ देखने मिला था और एक ओवरसोल्ड जोन से एक रिकवरी यहाँ पे देखने मिल रही है। मुझे लगता है आज का जो सुबह का जो हाई था 5400 के आसपास का, उसके वो वापस ब्रेक कर चुका है और मुझे लगता है यहाँ से वापस एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है। 5570 का टारगेट यहाँ पे ऊपर में देखने मिलेगा, 5570 के आसपास की एक अपमूव यहाँ पे मुझे लगता है देखने मिल सकती है। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव बनते जा रहा है इंट्राडे चार्ट में और लास्ट 30 मिनट्स में जो मोमेंटम देखने मिल रहा है, मुझे लगता है ये अच्छा अपमूव कर कंसीडर होते देखने मिल रहा है। नीचे में 5400 अभी फिलहाल तो एक इम्पोर्टेंट इंट्राडे बेस पे सपोर्ट बन चुका है, तो अगर 5400 के स्टॉप लॉस से अगर किसी को ट्रेड करना है तो कर सकते हैं 5570 के टारगेट। ओके, हीरो मोटोकॉर्प पे फिलहाल ये व्यू हो गया, खरीदारी की राय इन लेवल्स पर, अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से। अच्छा, एक स्टॉक रखिए कार्ट्रेड टेक, और Q3 रिजल्ट्स आए और उसके बाद अगर आप देखें तो 11% से ज़्यादा की गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 5% ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन मैं चार्ट्स देख रही थी सर, पिछला साल काफ़ी अच्छा रहा था कार्ट्रेड के लिए, क्योंकि 76% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस पर्टिकुलर काउंटर में जनरेट हुए हैं और पिछला 6 महीने का भी चार्ट देखें तो अच्छे ही रिटर्न्स मिले हैं। जिस तरीके से अब रिजल्ट आए और फिर इसका रिएक्शन, क्या ये काउंटर बाय ऑन डिप्स वाला है या फिर थोड़ा कॉशियस होने का वक्त हो चुका है? नहीं, देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक था ये एक उनमें से था, उन आईपीओ में से था जो आईपीओ के वक्त नहीं चला था, उसके बाद इसमें मूव आया था और इसमें एक बार बीच में गिरावट आई थी क्योंकि शायद कुछ एक्विजिशन की बात चल रही थी, फिर वो मना हो गया था। आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट को ये रिस्क भी है कि सेकेंड हैंड गाड़ियों का मार्केट आगे जाकर कैसा रहेगा, क्योंकि एक तो जीएसटी कट और उसके बाद अगर बाहर की गाड़ियाँ और सस्ती हो जाएंगी तो वो सब मुझे लगता है कि देखिए हमारे देश में बहुत जगह ये इनकी मार्केट रहेगी, इसके बाद भी रहेगी, सब कुछ होने के बाद भी रहेगी। तो आपने बोला अब तक इसका टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का रहा है, लेकिन ये वाली गिरावट थोड़ी बड़ी हो गई है, 22-23% गिर चुका है। तो अब थोड़ा सा देखना होगा कि कहाँ पर जाकर रुकेगा, उसके बाद शायद एक फ्रेश व्यू लें। लेकिन अब तक ऐसा कोई साइन नहीं दिखा है कि जो बुल मार्केट इसकी चल रही थी वो खत्म हो गई है। ओके, तो चार्ट्स पे कैसा इंडिकेट कर रहा है कार्ट्रेड, एक बार वो समझ लेते हैं। गाबा सर आप ही देख लीजिए इसका चार्ट, क्या चार्ट्स नेगेटिव शो हो रहा है? अभी थोड़ा और गिरावट बाकी है इसमें या फिर हो गया इसका, इन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है? क्या लगता है आपको? जिसके पोर्टफोलियो में नहीं है तो अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि अब तक तो वीक है चार्ट कार्ट्रेड। जब तक इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आता तब तक लेना नहीं चाहिए। हो सकता है और डिप मिले, लेकिन स्ट्रेंथ नजर आएगी जब 3000 के ऊपर जाएगा, तब वो बहुत दिल्ली दूर है। मेरे ख्याल से उसको छोड़ देना चाहिए और नीचे लो लेवल आने दीजिए। ओके, चलिए बजट आने में महज 3 दिन रह गए, वो भी इसलिए क्योंकि सैटरडे की थैंक गॉड छुट्टी मिल रही है, वरना शायद पहले तो बात थी कि सैटरडे को भी ट्रेडिंग होगी। लेकिन खैर, अब बाज़ार की बजट में किन बड़े नंबर्स पर नज़र रहेगी और ये सब जान लेते हैं यतिन और कंचन से। पहले यतिन के पास चलेंगे, बड़े आंकड़े क्या हैं उन पर नज़र की जो रहेगी, यतिन बताइए। जी बिल्कुल, और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा जो है वो सबसे अहम रहता है पूरे के पूरे बजट में, तो उस पर फोकस करते हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट एस्टिमेट होगा वो 4.4% के आसपास एक्सपेक्टेड है और अगले वित्त वर्ष के लिए एफएम है जो टारगेट सेट करती है 4.2% के आसपास। तो ब्रोकरेजेस का ब्रॉडली कंसेंसस है कि 4.2% के आसपास अगले साल का आपको वित्तीय घाटा दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर हम नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ की बात करें तो ये करंट ईयर के लिए 8% और अगले साल के लिए 10% के आसपास सरकार टारगेट कर सकती है। और क्लियरली जिस हिसाब से टैक्स कट हुए हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, FY27 का आउटलुक थोड़ा बहुत बेटर आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा डाइवेस्टमेंट का टारगेट करंट ईयर थोड़ा शॉर्टफॉल जरूर हुआ है, लेकिन अगले साल के लिए फिर से एक बार 60,000 से 80,000 करोड़ रुपए के आसपास का विनिवेश टारगेट फिक्स किया जा सकता है। और ऑब्वियसली इसके अंदर और एक पार्ट होगा आरबीआई के डिविडेंड का, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेटेड वे में आता हुआ नजर पड़ सकता है सरकार को। केपेक्स का लक्ष्य, ये भी एक बड़ा फिगर है जो पूरा का पूरा बाजार देखेगा। 11 लाख 11.5 लाख करोड़ के आसपास का करंट फाइनेंशियल ईयर का लक्ष्य
और अगले साल इसमें 10% का इजाफा, यानी 12.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स FY27 में एक्सपेक्टेड है। और अगर हम बात करें FY26 के बजट आउटले की तो 51 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहना चाहिए। और नेट बोरोइंग जो है, क्योंकि जो यील्ड्स हैं सरकार की उस पर नजरें रहेंगी बने ओवरऑल बेसिस पे, तो वो 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड है। और अगले साल के लिए ये जो नेट मार्केट बोरोइंग है वो लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए रहने की जो है एक्सपेक्टेशन है। तो क्लियरली ये वो बड़े आंकड़े हैं, 5-6 आंकड़े जो नजर में रखने चाहिए बजट के लिहाज से। बिल्कुल, तो ये तो हो गए बड़े आंकड़े, लेकिन पिछले बजट से अब तक मार्केट की चाल कैसी रही, ये कंचन से जान लेते हैं। कंचन बताइए। जी डेफिनेटली, शुरुआत इंडेक्स के साथ करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की तो यहाँ पे एक अच्छी खासी जंप 27% का अपसाइड पिछले बजट से लेके इस बजट तक हमें देखने को मिला है। निफ्टी की बात करी जाए तो ऑन एन एवरेज 10 से 11% की तेजी यहाँ पे देखी गई है। ऑटो में अच्छा खासा 22% का जंप, अगर मिड कैप की बात करी जाए तो 13%, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा लगाड़ होता हुआ दिखाई दिया है वो है निफ्टी आईटी। यहाँ पे हमने देखा था कि एफआईएस की तरफ से भी काफी सेलिंग जो है वो आती हुई दिखाई दी थी। लेकिन जब भी बजट आता है तो एफएम की स्पीच के साथ साथ स्टॉक में भी जो है नजरें बन जाती है, कौन से स्टॉक परफॉर्मेंस हमें आने वाले एक साल में दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से ऐसे धुरंधर स्टॉक्स रहे हैं। निफ्टी 50 की बात करी जाए तो श्रीराम फाइनेंस 97% का जंप हमने पिछले एक साल में यानी कि बजट से लेके इस बजट तक देख लिया है। हिंडाल्को 62%, बीएल 56% का अपसाइड, साथ ही साथ टाटा स्टील भी 50% तक बढ़ चुका है। लेकिन देखते हैं कि निराशा कहां से हाथ लगी है, वो है ट्रेंड 31% का डाउनसाइड, आईटीसी, विप्रो और टीसीएस, यानी कि मेजरली आप देखेंगे कि आईटी स्टॉक्स ने यहां पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है वीकर साइड में दिखाया है। मिड कैप की बात करी जाए तो अशोक लेलैंड गेनर साइड में मैं बात कर रही हूं, 96% इसने अपनी जो उड़ान है वो भरी है। मुथूट फाइनेंस 80%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और मैक्स फाइनेंशियल। लूजिंग पॉकेट में डिक्सन टेक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, गोदरेज प्रॉपर्टीज और पेज इंडस्ट्री। इसी तरीके से अगर स्मॉल कैप का हाल भी देखा जाए तो एमसीएक्स ने 112% का एक अच्छा शानदार रिटर्न पिछले एक साल में दिया है। लॉरस लैब, रेडिको खैतान और यही नहीं बल्कि नारायण हृदयालय भी 35% तक उछला है। और लूजिंग पॉकेट में केन्स टेक्नोलॉजी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एबी रियल एस्टेट और साथ में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। और अब बात कर लेते हैं एफआई का और डीआई का डेटा किस तरीके का रहा है। देखिए पिछले एक साल की बात करी जाए तो डीआई ने करीब करीब 7 लाख करोड़ की बाइंग की है, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर हम एफआई की सेलिंग देखें तो वो भी 2 लाख करोड़ को पार करती हुई नजर आई है। और सोने चांदी की तो बात क्या ही करें, सोने में करीबन 85% का उछाल और चांदी में करीब करीब 270% की तेजी पिछले एक साल में। शुक्रिया कंचन। मीनवाइल एसबीआई लाइफ के नंबर्स काफ़ी शानदार लग रहे हैं एक्चुअली, और एक सॉर्ट ऑफ ब्लॉकबस्टर नंबर्स लग रहे हैं एसबीआई लाइफ के। अब देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। ध्यान रखिएगा लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक रहा है ये, लेकिन जो अब तक नंबर्स आए हैं वो एसबीआई लाइफ के काफ़ी शानदार हैं। और इस पर एक चेक ले लेते हैं एक बार। चंदन जी, आपके रेडार पर है क्या एसबीआई लाइफ, कोई व्यू होगा इस स्टॉक पर? बिल्कुल एसबीआई लाइफ रेडार पे है और काफी अच्छा स्ट्रेंथ वाला काउंटर पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला है। और ओवरऑल देखे तो पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है, बट हायर बेस यहाँ पे देखे जा रहे हैं। सेटअप काफी पॉजिटिव है। ओवरऑल 2020 इमीडिएट सपोर्ट का कामकाज करना चाहिए और ऊपर में 2120 से लेके 2150 तक के स्विंग देखे जा सकते हैं। ओके, चलिए एक वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, कुछ देर में इस पर बात करेंगे। आईआरसीटी से कोई एंगल नहीं है इसमें, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट कंज्यूमर स्टोरी है। इसके लिए हमने फ्लैश किए कि शायद वो जो सीनियर सिटीजन्स को रेलवे में डिस्काउंट मिलता था जो बंद कर दिया गया था उसको वापस रिज्यूम किया जाए। खैर कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं। चंदन जी हैं, अरुण जी हैं, मानस जी हैं धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। चंदन जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। बिल्कुल, देखिए मैं फोकस करना चाहूंगा कहीं ना कहीं कुछ सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स में, और यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। काफी अच्छा सेटअप है, टेक्निकली देखे तो पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट है पिछले 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। तो यहाँ पे मैं फोकस करना चाहूंगा ऑप्शन के मोमेंटम को प्ले करने के लिए मौजूदा लेवल से 5-7% का रनअप आ सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 182.50 का कॉल जो लगभग ₹6.70-80 के आसपास चल रहा है। तो यूनियन बैंक का 182.50 का कॉल खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट रहेगा ₹4.50 का, ऊपर में ₹11 के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, यूनियन बैंक 182.50 की कॉल। अब ये 2 बजे का प्रकाश सर का कॉल भी था जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। अरुण आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, क्लीन ब्रेकआउट भारत पोस्ट के चार्ट में है। इनफैक्ट काफी एडिशंस स्टॉक में नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है एट द मनी कॉल ही लेना चाहिए। जस्ट इन द 1440 की जो कॉल ऑप्शन है
उसको बाय करके चल सकते हैं। 57-58 रुपीज के आसपास चल रहा है। 51 रुपए 51 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर में 69 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। तो एट द मनी कॉल ऑप्शन भारत फोर्ज का ऑन द लॉन्ग साइड लेके चल सकते हैं। ओके, भारत फोर्ज ये अच्छा लग रहा है अरुण जी को। मानस जी, ऑप्शंस में आपके पिक? तो देखिए, ऑप्शन में मजगांव डॉक के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जन है, स्टॉक ने 10 एंड 20 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो 2500 वाला कॉल ऑप्शन जो 127 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करेंगे। 89 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 200 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है 2500 के कॉल ऑप्शन में। ओके, मजगांव डॉक शिपयार्ड लगभग 2500 की कॉल। मैंने कुछ देर पहले वो रब ऑफ इफेक्ट की बात की थी। हीरो मोटोकॉर्प टीवीएस के हीरो मोटोकॉर्प, वहाँ से आप समझिए कि मात्र इतनी देर में 65 रुपये भागा है। इट्स 54.85 नाउ टी हाई पर। कुछ थीम्स जो अच्छा कर रही हैं। और देखिए, आज सुबह सुबह बैंकिंग में पीएसयू बैंक्स बैकफुट पे थे। एसबीआई, कैनरा बैंक सब बैकफुट पे खुले। बट एक बार फिर से निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने 10 डे का लो लगाने के बाद अपना ओवरशूट होने का बिहेवियर उसको कायम रखा। सुबह का लोग देखिए 8897 और 9043। बट अनुज, इस वक्त आग लगी हुई है मिड कैप बैंक। अच्छा, आग लगी मिड कैप बैंक। चंदन, आपने यूनियन बैंक का जिक्र किया। यूनियन बैंक के साथ साथ कैनरा बैंक, एसबीआई और इनफैक्ट मैं सारे बैंकों को अगर जोड़ लूँ, मिड कैप बैंकिंग इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स मिड साइज, जिस प्रकार की रोलोवर समृद्धि सबसे ऊपर आके पीएसयू बैंक्स बैठे थे अदर देन यूनियन बैंक। और इस फरवरी के सीरीज में क्या क्या चीज करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए पीएसयू बैंक्स पे हम वीरू काफी पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम दोनों बना है। बजट की थीम भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दे रही है और ओवरऑल स्ट्रेंथ तो है ही यहाँ पे। सो ये सारे के सारे काउंटर अच्छे लग रहे हैं। यूनियन बैंक की हमने बात की, हम यहाँ पे दूसरे काउंटर्स की भी बात कर सकते हैं, चाहे केनरा बैंक रहे। केनरा बैंक में लगभग आप देखोगे 45-50 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आने के कगार पे है। 152 के सपोर्ट से 165 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। उसके अलावा दूसरे स्टॉक्स भी देखें तो एसबीआई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। बैंक ऑफ इंडिया में भी 175 तक का मूवमेंट बनना चाहिए। और एसबीआई की हम बात करें तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर जहाँ पे वीकली में हाई टॉप साया बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। 1040 के सपोर्ट से 1090-1100 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो सारे के सारे पीएसयू काउंटर में स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द काउंटर 5 से 10% की रैली दिखाते हुए नजर आएंगे। राइट, एसबीआई, कैनरा बैंक अच्छी परफॉर्मेंस पीएसयू बैंकिंग स्पेस में। और इनफैक्ट निफ्टी लेकर आई स्क्रीन पर। अब निचले स्तरों से यहाँ पर भी फिर से हम डेज हाई की तरफ बढ़ते हुए निफ्टी सर 25,998 के लेवल पर जो डिप आई थी वहाँ पर फिर से बाइंग आती हुई नजर आ रही है। क्लोजिंग आपने कहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया और अगर हम डेज हाई के आसपास बंद होते तो कितना बड़ा पॉजिटिव ये। बिल्कुल, देखिए जो मैं 2 बजे के शुरू में कह रहा था ना, जो इंटरडे डिप आई मैं उससे ज़्यादा नहीं घबरा रहा था क्योंकि इंडिया विक्स बिहेव कर रहा था और मार्केट ब्रेथ बिहेव कर रही थी। ये 2 इंटरनल्स हैं। इसमें अगर आप एक तीसरा इंटरनल जोड़ना चाहें ना श्रेया, वो होगा डॉलर रुपी। अब आज डॉलर रुपी भी अभी तक तो ठीक ठाक है, 91.81 पर है, लेकिन अगर ये 92 क्रॉस कर गया तो ये रैली स्वाहा हो जाएगी। तो सबसे ये 2-3 चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, मतलब मोर देन जस्ट वॉचिंग निफ्टी और सेंसेक्स। एक तो मार्केट ब्रेथ कैसी कर रही है, इंडिया विक्स क्या कर रहा है और डॉलर रुपी क्या कर रहा है। मेन आई थिंक इन 3 चीज़ों पर ध्यान रहेगा। खैर एनीवे, बीएल वापस लेकर आइए एक बार ज़रा और देखिए एक बार अर्निंग्स का कमाल। अगर अर्निंग्स अच्छी हैं तो स्टॉक्स जो हैं, सर्किट लग गया बीएल में। जी हाँ, इंडेक्स का स्टॉक है, ये टेम्प्रेरी सर्किट है, ध्यान रखिएगा। 10% का एक टेम्प्रेरी फ्रीज होता है। जब वीडियो में बात कर रहे थे, जैसा वीडियो ने कहा, तब 435 पर था, 435 से 440 पर आया और अब वहाँ 440 वाला स्क्रीन पर आपके सामने 457-50 हो गया। और वो भी अभी सर्किट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, अभी सर्किट है ये 10% का अपर सर्किट। और इसकी देखा देखी बाकी डिफेंस स्टॉक्स भी भागे, तो शानदार मूव्स। चलिए काम करते हैं, फिर 4 का चौका ले लेते हैं। 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन मानस जी से लेंगे, फिर चलेंगे चंदन जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, आशीष कयाल जी के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए और गौरांग जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए सोलार इंडस्ट्रीज के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। थोड़ी देर पहले भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि एक फ्रेश ब्रेकआउट है, तो अब आप 14,000 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं सोलार इंडस्ट्रीज का। 610 पे 610 पे ट्रेड हो रहा है। 399 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1,000 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, सोलार इंडस्ट्रीज सारी कॉस्ट जो है इर्द गिर्द घूमती हुई इस वक्त डिफेंस के, डिफेंस और बैंक्स। चंदन, आपका ट्रेड क्या रहेगा फिर सुपरस्टार?
बिल्कुल वीरू, देखिए थीम यही चल रहा है, डिफेंस, सिलेक्टिव मेटल और पीएसयू बैंक्स। अभी हमने यूनियन बैंक और बाकी सारे बैंक्स की बात की और अब मैं फोकस करना चाहूंगा इंडियन बैंक पे। काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पिछले 5-6 सालों से और अब ऐसा लग रहा है कि राउंडिंग फॉर्मेशन के बाद नया मूव बनना चाहिए। तो इंडियन बैंक पे खरीदारी की सलाह है। 880 के सपोर्ट से 940 तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, इंडियन बैंक पसंद आ रहा है फिर सुपरस्टार में चंदन जी को। आशीष कयाल जी, चार्ट का चमत्कार के लिए कौन सा स्टॉक आया? देखिए यहाँ पर एनर्जी स्पेस में कोल इंडिया है। अगर हम देखें तो स्टॉक्स रुक नहीं रहे। आज के दिन में जो मोमेंटम स्टॉक्स में बना है वो बनते जा रहा है और करीबन जो 4% ऊपर था सुबह के दिन में वो 10% भी जा रहा है। तो कोल इंडिया ऐसा स्टॉक है जहां पर यहाँ पर एक अच्छा खासा रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है और मोमेंटम यहाँ से बन सकता है। तो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट है वो करीबन 470 के देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 425 का लगाना होगा। ओके, मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी के पास चलते हैं। गौरांग जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? मिड कैप फंडा के रूप में हमने लॉजिस्टिक क्षेत्र की कंपनी डिलीवरी का चयन किया है अनुज भाई लंबी अवधि के लिए। बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। इस दर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। के डिलीवरी ये अच्छा लग रहा है गौरांग जी को मिड कैप फंडा के लिए। अच्छा, चौका का एक रिकैप लेकर आते हैं आपके लिए। हमने सस्ता ऑप्शन की शुरुआत की है और ये बताया मानस जी ने और इन्होंने बताया सोलर इंडस्ट्रीज़ के 14,000 का कॉल लेना आपको और 1,000 का टारगेट है, 399 का स्टॉप लॉस। फिर एफएनओ सुपरस्टार के लिए चंदन तापड़िया जी को पसंद आ रहा है इंडियन बैंक। फ्यूचर्स में खरीदारी की राय, 940 के टारगेट है, 880 का स्टॉप लॉस लगाने को कह रहे हैं वो। चार्ट का चमत्कार के लिए आशीष कयाल जी ने चूज़ किया है कोल इंडिया। कोल इंडिया सुबह से ये फोकस में और लगातार, इनफैक्ट गाबत सर की भी पिक थी, अमित जी की भी पिक थी, सबकी पिक थी और अभी आशीष कयाल जी ने भी इसको पिक किया। 470 के टारगेट है, 425 का स्टॉप लॉस। और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी ने डिलीवरी चुना है, यहाँ पर खरीदारी की राय और करीब करीब आ देखें तो अभी 405 के लेवल पर कर रहा है ट्रेड, 1.5% अप। गौरांग जी ये डिलीवरी चुना आपने। ब्लू डार्ट भी देख लीजिए स्क्रीन पर एक बार। ब्लू डार्ट कैसा लगता है आपको? इस पर्टिकुलर काउंटर जब शोज करते हैं हम तो इस पर्टिकुलर काउंटर पे भी कई सारे क्वेश्चंस। ब्लू डार्ट भी डेज हाई पर 3% की तेजी के साथ क्लोज होने की तैयारी। तो देखिए श्रेया जी, एक चीज ये है कि ये जो पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात चली है उसको लेकर के मेरे ख्याल से आने समय में जो टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा और वो एक लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की कंपनियों के लिए सकारात्मक बात है। ब्लू डार्ट पर भी हमारी सकारात्मक राय है। लंबी अवधि के लिए अगर आपका निवेश है तो आप अपना निवेश बना करके रखें। अगर आप खरीदारी करना अक्सर तो ये पहले तो इतना लिक्विड काउंटर है नहीं श्रेया जी, तो छोटी मध्यम अवधि के लिए तो मैं सक्षम नहीं हूँ टिप्पणी करने के लिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे करके आप उसका अपना निवेश बढ़ाते जाएं ब्लू डार्ट पर। ओके, चलिए एक बार निफ्टी वापस लेकर आइए स्क्रीन पर और देखिए किस तेज़ी से वापस डे हाई पर आया है। जब हम 2 बजे का शो स्टार्ट में थे तो हम डे हाई से काफ़ी स्लिप हो चुके थे, लेकिन अब हम डे हाई से सिर्फ 45 या 46 पॉइंट दूर रह गए हैं डे हाई से। इस तेज़ी से मार्केट ने वापस रिकवरी दिखाई है। बाजार की नज़र रहेगी अब कल आने वाले नंबर्स पर। कल निफ्टी में आईटीसी के नंबर्स आएंगे, एफएनओ में कैनरा बैंक, डाबर, डिक्सन, वोल्टा समेत 15 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हमारे साथ दीपाली और कंचन जुड़ी हैं, उनसे समझेंगे नंबर्स कैसे रह सकते हैं। पहले दीपाली के पास चलते हैं, आईटीसी और डाबर के नंबर्स का अनुमान ले लेते हैं। दीपाली बताइए। आईटीसी के नंबर स्टेडी एक्सपेक्टेड हैं और सेगमेंटल बेसिस पे एफएमसीजी सिगरेट बिजनेस में ग्रोथ ठीक ठाक रहेगी। ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर्स देखें तो रेवेन्यूज़ में 8.5% की ग्रोथ आ सकती है सालाना आधार पर। मुनाफा 9% बढ़कर 5,175 करोड़ रिपोर्ट कर सकती है कंपनी। एबिटा भी 6580 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है और अगर एबिटा मार्जिन देखेंगे तो वाई बेसिस पे एबिटा मार्जिन 32.7% से बढ़कर ओवरऑल 33.9% पर रह सकते हैं। अगर सेगमेंटल परफॉर्मेंस देखेंगे तो पहले सिगरेट बिजनेस की क्विकली बात कर लेते हैं, जहां पर वॉल्यूम्स का स्टेबल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। प्राइसिंग भी स्टेबल रही है इस क्वार्टर में। वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 6% के आसपास ग्रो होकर आ सकती है सिगरेट बिजनेस की। रेवेन्यू ग्रोथ भी 7% के आसपास एक्सपेक्टेड है वाई बेसिस पे सिगरेट बिजनेस में। एबिट भी 6% के आसपास ग्रो हो सकता है। मार्जिन हालांकि सिगरेट बिजनेस में थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे ऑलमोस्ट बाय 30-40 बेसिस पॉइंट, क्योंकि जो लीफ टोबैको प्राइसेस हैं
वो इंक्रीज हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट मार्जिन पर रहा है। वहीं एफएमसीजी बिजनेस की बात करें तो एंटिसिपेट किया जा रहा है 9% के आसपास की सालाना ग्रोथ एफएमसीजी बिजनेस के रेवेन्यूज में रह सकती है। एबिट मार्जिन भी 7.5% आ सकते हैं वर्सेस 5.85% वाई बेसिस पे। रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबल रहे हैं। पोर्टफोलियो प्रीमियराइजेशन कंपनी ने किया है, जिसका फायदा एफएमसीजी बिजनेस को मिलेगा। वहीं एग्री बिजनेस के सेगमेंटल रेवेन्यूज 20% के आसपास ग्रो होकर आ सकते हैं वाई बेसिस पे। और पेपर बोर्ड की बात करें तो यहाँ भी पेपर प्राइसेस में जो इंक्रीज हुआ है उसका बेनिफिट मिलेगा। रेवेन्यूज इस सेगमेंट के 7% और एबिट 5% के आसपास बढ़कर आ सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगी कमेंट्री, स्पेशली जो पोटेंशियल ड्यूटी हाइक एक ओवरहैंग बना हुआ है सिगरेट बिजनेस को लेकर, वो एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। सिगरेट की प्राइसिंग को लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहती है, और साथ ही एफएमसीजी सेगमेंट में जो ग्रोथ रही है, जो मार्जिन रहे हैं, वो कितना सस्टेनेबल लग रहे हैं, इस पर कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, और डाबर से क्या एक्सपेक्ट करें? डाबर की बात करेंगे तो यहाँ भी नंबर्स फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड पर रिपोर्ट करेगी कंपनी। कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो रेवेन्यूज हैं वहाँ 7.5% की ग्रोथ आ सकती है। मुनाफा लगभग 5.5 से 6% बढ़कर आ सकता है। सालाना आधार पर 561 करोड़ का मुनाफा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। एबिटा भी 681 करोड़ से बढ़कर 740 करोड़ के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है। और एबिटा मार्जिन हालांकि फ्लैट रहेंगे, 20.3% से बढ़कर 20.5% पर आ सकते हैं वाई बेसिस पे। रेवेन्यू ग्रोथ जो हम देख रहे हैं उसको फायदा मिल रहा है इंडिया बिजनेस की वजह से, क्योंकि इंडिया बिजनेस में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 5% के आसपास एंटिसिपेटेड है। पिछले साल की इसी तिमाही में 1.3-1.4% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ रही थी। इसके अलावा जो विंटर पोर्टफोलियो है, साथ ही कुछ जीएसटी बेनिफिट्स भी इनको मिलेंगे, जिसके बाद ओवरऑल ग्रोथ नंबर्स में दिखाई दे रही है। जीपी मार्जिन थोड़े से एक्सपैंड हो सकते हैं बाय 70 बेसिस पॉइंट, और ये 48.8% के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है। वहीं अगर होम और पर्सनल केयर डिवीजन की बात करेंगे तो ये भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी, स्पेशली जो ओरल, ओटीसी, एथिकल, होम और स्किन केयर कैटेगरीज है, ये ओवरऑल एचपीसी डिवीजन की ग्रोथ को ड्राइव करेंगी। इंटरनेशनल बिजनेस में भी नंबर्स बेटर एक्सपेक्टेड है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इंटरनेशनल बिजनेस में हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। साथ ही टर्की, बांग्लादेश, जो यूएसए का नमस्ते बिजनेस है वो ओवरऑल बेटर परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा। तो स्टेडी नंबर्स डाबर से भी एक्सपेक्टेड है वाई बेसिस पे। ओके, आईटीसी और डाबर से स्टडी नंबर एक्सपेक्टेड है, लेकिन डिक्सन और वोल्टास को लेकर स्ट्रीट क्या अनुमान लगा रही है, कंचन से समझ लेते हैं। कंचन, डिक्सन और वोल्टास से क्या एक्सपेक्टेशंस है स्ट्रीट को? शुरुआत कर लेते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के नंबर्स के साथ। देखिए, कोई मेजर हमें यहाँ पे अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि नंबर्स हमें स्टेबल साइड में देखने को मिलेंगे। टॉप लाइन की बात करी जाए तो 10,750 करोड़ पे ये नंबर्स जो है आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं, एबिटा की बात करी जाए 410 करोड़ का ये नंबर सामने आ सकता है, और मार्जिन भी 4% तक रिपोर्ट किए जा सकते हैं। देखिए, जो इनका मोबाइल रेवेन्यू है, यहाँ पे हमें स्लाइटली एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, बिकॉज इनके जो की क्लाइंट्स है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट जो मेमोरी प्राइसेस है वो भी अपने हायर साइड में बने हुए हैं, जिसके चलते जो लो एंड कॉस्ट मोबाइल फोन्स हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। तो जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वहां पे भी हमें एक जो डिफरेंस है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये सीधा इंपैक्ट कर रहा है मोबाइल की डिमांड को। इसके अलावा एबिटा मार्जिन की मैंने अभी बात करी थी, 4% के लगभग आपको आते हुए दिखाई देंगे। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो इनका नॉन मोबाइल सेगमेंट है वहां से परफॉर्मेंस जो है वो हमें स्टेडी साइड में आता हुआ दिखाई दिया, इसलिए नंबर स्टेबल है। फोकस एरिया आपका होगा वीवो के साथ इसका जॉइंट वेंचर का प्रपोजल, और साथ ही ईसीएमएस अप्रूवल फॉर डिस्प्लेज एंड प्रोग्रेस ऑन बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो नंबर्स यहाँ पे स्टेबल साइड में देखने को मिल सकते हैं डिक्सन टेक के। दूसरा नंबर आपने मेरे से पूछा वोल्टास का, तो वोल्टास के नंबर हमें फीके देखने को मिल सकते हैं साल दर साल। देखिए, पिछले क्वार्टर में हमने देखा था कि मैनेजमेंट ने ये बोला था कि Q3 और Q4 में हमें वापस से स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी, बिकॉज पिछले क्वार्टर में समर का जो हमें इंपैक्ट था वो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी नंबर्स हमें फीके ही आते हुए दिखाई देंगे। जीएसटी रिडक्शन के बावजूद सेल्स में कोई मेजर अपटिक आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। 3020 करोड़ पे ये नंबर जो है टॉप लाइन का रजिस्टर होता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट मार्जिन्स तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे डेंट लगते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और अगर बात करी जाए पैट की तो 115 करोड़ पे ये रिपोर्ट हो सकता है। अगर हम बात करें कूलिंग प्रोडक्ट्स की तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल सकता है 10% साल दर साल। ईएमपीएस प्रोडक्ट की बात करी जाए तो यहाँ पे हालांकि एक स्लाइटली अपटिक है 7 से 5% का, लेकिन रूम एसी सेगमेंट में वापस से एक मंदी दिखाई दे रही है। वीक काफी डिमांड यहाँ पे देखने को मिली है जीएसटी कट के बावजूद, फेस्टिव सीजन के बावजूद, और साथ
ही साथ जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो भी इस टाइम पे थोड़ी सी धीमी साइड में, तो वोल्टास के नंबर्स वीक है, डिक्सन के स्टेबल। ओके, चलिए शुक्रिया आप दीपाली और कंचन। अब एक काम करते हैं, हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं मार्केट को लेकर। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। लास्ट 2 दिन तो अच्छे रहे, लेकिन उससे पहले मार्केट में काफ़ी त्राहिमाम मचा हुआ था। अब क्या व्यू रहेगा आपका यहाँ पर? देखिए, जो रेट से मार्केट घटा था, आई थिंक वो एक इम्पैक्ट कॉस्ट था। आई थिंक पीपल विद दे वांट टू सेल, वो बेच रहे हैं, एंड बेचने का कारण काफ़ी है, काफ़ी सारे कारण हैं, एंड इट्स नॉट वैल्यूएशंस अलोन। द पॉइंट इज़ रुपी वीक है, द पॉइंट इज़ के टैक्सेशन स्ट्रक्चर FIS को पसंद नहीं, कंटिन्यूअस सेलिंग होने वाली है। द पॉइंट इज़ रुपया कमज़ोर लेवल पर है और डॉलर उसके सामने लोएस्ट लेवल पर। तो डिस्पाइट डॉलर बीइंग दैट, रुपी सो वीक, क्या हो रहा है, लॉट ऑफ शंका। और जब भी मार्केट घटता है तो लोगों की हिम्मत निकल जाती है खरीदने को। आपको जब भी खून दिखता है और आप बोलते हो जाके खरीदो, तो किसी को खरीदना नहीं है। और आज जो हो रहा है वो पॉसिबली आई वुड से 2 days अहेड ऑफ द बजट थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म जाग चुकी है, एंड अल्टीमेटली आई वुड से दैट 5% ऑफ द मार्केट ये लेवल्स पर है जहाँ से आपको कन्फर्म्ड 50 से ज़्यादा % रिटर्न्स अगले 6 महीने में मिलेंगे। खाली एक टर्न होना बाकी है बाजार को, थोड़ा सा सेंटीमेंट रिवाइव होने का बाकी है। तो आई वुड से बजट पे से एक्सपेक्टेशन लोगों का है। पब्लिक शुड अंडरस्टैंड दैट फिस्कली गवर्नमेंट के पास ज़्यादा कुछ जगह नहीं है फिस्कल कंसेशंस देने को। दे हैव रिड्यूस्ड इनकम टैक्स लास्ट ईयर, GST रैशनलाइजेशन हो गया, टैक्स कलेक्शन ग्रोथ अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट इज़ हैविंग अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब एट द मोमेंट, कंसिडरिंग देयर ओन फाइनेंसेस एट द मोमेंट। लेकिन एक बात अप्रिशिएट करना चाहिए कि बजट अल्टीमेटली एक डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द लास्ट 12 months एंड विल कंटिन्यू टू डू थिंग्स स्पेशली ऑन रिफॉर्म्स फ्रंट। So while the expectations are there, I don't think one should have bloated expectations or super expectations कि many things will come, because जो आना है आ चुका है और आने गवर्नमेंट को जो करना है आगे चल के भी करते रहेंगे। मेहरबून नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे स्पेस जो कि बजट के क्लोजर काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, लाइक डिफेंस, और शायद ये वक्त की मांग है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, जो हमारी खुद की अगर आप देखें जियोग्राफिकल प्लेसमेंट है, इसमें वृद्धि करने के सिवा आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है। और एक बात और भी है कि अर्निंग्स भी अच्छी, लुक एट BL नंबर्स, आई मीन आपके आने से ठीक पहले बहुत शानदार नंबर्स आए। डिफेंस शायद जो कि कहीं पर स्टॉक्स ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस BL कहीं पर स्कोप भी है वर्सेस ऑल टाइम हाई एंड 52 वीक हाई। आपका व्यू क्या कहता है इस वक्त? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपने रिजल्ट्स की बात की तो रिजल्ट्स पे मैं टच करूँगा। रिजल्ट्स जो भी अभी तक आए हैं, I was expecting December quarter to be much better, और वो results on the whole are much above average if you ask me. स्पेसिफाई करना कहेंगे TVS मोटर का रिजल्ट अच्छा था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का रिजल्ट अच्छा था, MCX का अच्छा था, सनटेक रियल्टी अच्छा था, जम्मू कश्मीर बैंक अच्छा था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा था, एक्सिस बैंक अच्छा था। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स टू बाय, लॉट ऑफ कंपनीज। द पॉइंट इज थोड़े से स्टॉक्स मार्केट अंडरस्टैंड करता है, थोड़े से महंगे हो चुके थे। पीपल शुड गिव रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशंस एंड बाय। रही बात आपकी थ्रस्ट ऑन डिफेंस एंड अदर सेक्टर्स, आई नीड टू से वन थिंग दैट द बिगेस्ट concern which needs to be addressed right now ये बजट में is the rupee depreciation and FIS. I think मैंने जो भी FIS से बात की है पिछले 10-15 दिनों में, the general impression is कि we don't want to remain invested in India. The reason is the tax structure बोलो या रुपी डेप्रिसिएशन बोलो या जो भी बोलो, तो दिस इज़ अ कंसर्न विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड, बिकॉज रुपी एट 92-93 अगर होता है एंड FIS रोज के 5,000 करोड़ के माल बेचते हैं, तो आई डोंट थिंक द जनरल कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू कम बैक इन द मार्केट। रही बात आई थिंक बजट की, मेरा कहने का मतलब ये था कि गवर्नमेंट को जो करना है करते रहेगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है। और अगर थ्रस्ट एरिया की बात करते हो, मुझे लगता है थ्रस्ट एरिया रहेगा डिफेंस डेफिनेटली वन, AI लेड ग्रोथ रहेगा, एनर्जी ट्रांजिशन रहेगा, मुझे लगता है काफ़ी फोकस पावर सेक्टर पे रहेगा एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांशन पे रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ बोलो, टेक्नोलॉजिक सेक्टर बोलो, एनर्जी ट्रांजिशन बोलो, दिस आर द एरियाज इन विच सर्टनली थ्रस्ट इज गोइंग टू बी मेड। सो मैं कहूँगा कि 75-80% ऑफ द बजट स्पीच लाइक ऑलवेज will be like a sound box या voice box जैसे बोलते हैं,
और अलग अलग स्कीम अनाउंस करेंगे विलेजेस के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, ये वो और लास्ट 10-15 मिनट्स में थोड़ा टिंकरिंग करेंगे, बट द थ्रस्ट विल बी ऑन द सेक्टर्स विच यू एंड आई जस्ट डिस्कस्ड, इन स्टार्टिंग विद एनर्जी ट्रांजिशन, डिफेंस एंड AI लेड ग्रोथ. आई थिंक ये 3 सेक्टर्स पे द एक्स्ट्रा थ्रस्ट शुड बी देयर इन द बजट एंड विल बी देयर इन द बजट. ओके, मेहरबान जी, गुड आफ्टरनून. आपने कुछ स्पेसेस बताए जहाँ पे बजट में थ्रस्ट रहेगा और वो भी फोकस पे रहना चाहिए, लेकिन आपने जिक्र किया रिजल्ट का भी. कुछ बैंक्स के आपने रिजल्ट बताए जो कि अच्छे लगे आपको. ओवरऑल बैंकिंग पर क्या व्यू बन रहा है सर? दिग्गजों के नंबर्स देख लिए हमने, ICICI, HDFC, इंडसइंड. अब क्या लग रहा है प्राइवेट वर्सेस PSUs, कहाँ पे आपका ज़्यादा कन्विक्शन बन रहा है? बैंक्स पर ओवरऑल व्यू क्या है आपका? आई थिंक पिछले 4-5 क्वार्टर से मैं कहते आ रहा हूँ कि मैं PSU बैंक्स को आई प्रेफर ओवर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे पर्सनल लेवल पर डिस्क्लोजर दूंगा कि मेरे पास HDFC बैंक भी है, ICICI बैंक भी है, कोटक बैंक भी है, बट डिस्पाइट दैट आई एम सेइंग दैट PSU बैंक्स रिलेटिवली बेटर. पिछले 5 क्वार्टर से आज की तारीख में भी मुझे बोलोगे तो आई थिंक पीपल नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव इन बाइंग. मैंने जो कहा था बैंक, जैसे मैं क्या बताऊँगा, करूर वैश्य बैंक का रिजल्ट था, जम्मू कश्मीर बैंक का रिजल्ट था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट था, इतने उमदा रिजल्ट है कि आई थिंक द स्टॉक्स कैनॉट फॉल एंड विल सर्टनली गो अप. सो ओवरऑल आप मुझे पूछते हो तो स्मॉलर बैंक्स एंड PSU बैंक्स लुक मोर इंटरेस्टिंग रिलेटिवली एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जो स्टॉक्स मैं ओन करता हूँ, आई वांट टू कंटिन्यू होल्डिंग ऑन टू इट, लेकिन इंक्रीमेंटल मनी आई विल पुट इट इन द स्मॉलर बैंक्स एंड द PSU बैंक्स रिलेटिव टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एट द मोमेंट. बिल्कुल. अच्छा, TVS मोटर के नंबर्स देखे क्या आपने, और आपका व्यू क्या है इस समय 2 व्हीलर पैक पर? मैंने कहा था कि आई थिंक द रिजल्ट्स वर क्वाइट इम्प्रेसिव. आई थिंक इट इज एक्सीडेड मोस्ट ऑफ माय एक्सपेक्टेशंस एट लीस्ट. और ये ओवरऑल स्पेस पे आई रिमेन कंफर्टेबल. आई वुड से कि वैल्यूएशंस थोड़े बड़े हुए हैं, बट आई कंटिन्यू टू लाइक स्टॉक्स लाइक बजाज ऑटो एंड TVS मोटर्स. आई डू कंटिन्यू टू लाइक. इवन द ऑटो एंसिलरी स्पेस एक इंटरेस्टिंग स्पेस है. लेकिन अनुज, आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि वी विल नीड टू सी यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुआ है, कल US के साथ क्या होता है. तो दिस आर द सेक्टर्स विच कैन easily have an impact suddenly, but at the moment quite comfortable holding on to Bajaj Auto and TVS Motor का जो result था, I think exceeded my expectations. I don't own it right now, but if there is a decline in the stock post budget or whenever, I think this is the stock which I will certainly look at positively because results on the whole were good. मेहरबान जी, मिड कैप IT में कुछ बाइंग की है क्या आपने? मतलब मिड कैप IT, लार्ज कैप IT, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि नंबर्स के बाद जहाँ इस बार IT के नंबर्स में सुर्खियाँ शायद इन्फोसिस देखे गया है, जो उन्होंने अपना पूरे साल का जो रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाया. ऐसे में आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या रहा या फिर क्या शॉप किया इस बार आपने? नहीं, मेरे शॉपिंग लिस्ट में IT नहीं है ऑनेस्टली एज ऑफ नाउ. आई थिंक मेरे शॉपिंग लिस्ट में स्टॉक्स लाइक MCX वाज देयर एंड बैंक्स कंटिन्यू टू बी देयर. I bought into at beaten down levels. I bought into some real estate stocks. I think very sharp fall has come, and the power sector continues to attract me. And I have been a big buyer in commodities relative to my overall portfolio. मेहरबान जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से. आपने कहा कि FIs से कुछ आपकी वार्तालाप हुई और उनकी तरफ से बिकवाली हावी होती रहेगी बाजार में, तो ऐसे मूड में, माहौल में कितना मुश्किल भारतीय बाजार में पैसे बनाना, और ऐसे में नेविगेट करें कैसे बाजार को? नहीं, आई वुड से दैट मार्केट ने अभी थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लिया है जो FI की सेलिंग रोज की हो रही है. एक साइड से म्यूचुअल फंड की बाइंग हो रही है. इफ retail investors continue to have faith in the market and mutual funds में इन्फ्लो जाते जाएंगे, I would say that this would be a topic which will pass away. मेरा कहने का मतलब एक ही था कि I will not be surprised and I hope I go right, fingers crossed, कि there will be decent tax concessions offered to FIs Sunday को यूनियन बजट में, because ये FI की सेलिंग अगर थोड़ी भी थमती है तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज इफ यू आर शार्प लेग अप इन द मार्केट. जब तक ये FI की सेलिंग होती रहती है, आई थिंक सेंटीमेंट पॉजिटिव ज़्यादा बनता नहीं है. रुपये भी 92-91 के आसपास, FI की रोज़ की 5000 की नेगेटिव फिगर पढ़ता हूँ. इवन अगर वैल्यूएशन में एक्सेप्ट करता हूँ कि थोड़े से वैल्यूएशंस कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं पीक लेवल से, फिर मज़ा थोड़ा कम आ रहा है. तो आई वुड से ये रुपये को चेक करने के लिए FIs को टैक्स कंसेशन देना ज़रूरी अगर वो होता है. आई वुड से दैट इट विल बी अ सडन
turn in market sentiment. और ये मेरा एक सेंटेंस याद रखिएगा, जब भी मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा भी चेंज होगा 5 to 10% ऑफ द स्टॉक्स जो आज के लेवल में है would be 20, 30, 40, 50% up in less than 1-2 months. तो जो स्टॉक्स इन्वेस्टर्स आपके जानकार दर्शकों को पसंद है, जो एकदम पीटे हुए हैं, कोई देखता नहीं है, थोड़ा भी 5,000 शेयर का भी सेलिंग होता है 2% और घटता है, जाके खरीदिए. वेट फॉर अ टर्न इन द मार्केट सेंटिमेंट. जब भी आता है there will be a quick 20, 30, 40% rally in quite a few of this beaten down stocks. I'm not talking of the very large caps, I'm talking of the mid caps and small caps. मेहरबान जी, आप बोलते बोलते थोड़ा देर के लिए चुप हो गए थे. जैसे ही आपने बोला FIs की सेलिंग जैसी थमती है फिर चुप हो गए आप. कसम से कह रहा हूँ आजकल इतना ही थमते हैं वो. 2 घड़ी थमते हैं फिर शुरू हो जाते हैं बेचने के लिए. बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका. पोस्ट जो बजट है आपसे एक बार फिर से बातचीत होगी, मुलाकात होगी तो आपका व्यू समझेंगे बजट पे. बट बहरहाल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. निफ्टी की शानदार रिकवरी एंड वी आर एट 25338 और रीबिल्ड करना अगर आप देखें जो बाजार ने अपने आप को शुरू किया 2 बजे वो शानदार. अनुज, अच्छी क्लोजिंग निफ्टी बैंक के लिए. बट अच्छी बात यह अनुज कि इवेंट बेस्ड बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी. लुक एट ऑल इंडिया, लुक एट डिफेंस. इवेंट बेस्ड बाइंग बहुत अच्छी है, नंबर्स बेस्ड बाइंग बहुत अच्छी है. आज की क्लोजिंग पर व्यू और कल के लिए व्यू. देखिए वीरू, क्लोजिंग अच्छी है और जैसा हम 2 बजे बात कर रहे थे तब भी व्यू यही था कि मार्केट ठीक है, पूरा दिन ग्रीन में रहा है. मार्केट ब्रेथ और इंडिया विक्स, जब तक ये दोनों कंपोनेंट ठीक हैं तब तक मैं पॉजिटिव हूँ मार्केट पर. 2 क्लोजिंग मिल चुकी हैं आपको मार्केट में इस समय और मेरा ये मानना है कि नॉर्मली जब कोई तेज़ी होती है तो 3 दिन चलता है, तीसरे दिन एक प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क रहता है. कल मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क आएगा, लेकिन अभी थोड़ी और तेज़ी बाकी है और चाहे तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को कैरी करें. स्पेशली अगर आपने कल से लॉन्ग पोजीशन बना ली फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. आपने आज अगर लॉन्ग पोजीशन बनाई तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि कल कोई गैप डाउन होगा तो क्या करें. कल से अगर आपकी पोजीशन तब तो आप बड़े आराम से कैरी कर सकते हैं. एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं ना, देखिए क्या है कि पुट ऑप्शन बहुत महंगे हैं और निफ्टी के तो पुट ऑप्शन स्पेशली अगली सीरीज़ की वीकली सीरीज़ के बहुत महंगे हैं. उससे तो आप अपने आप को हेज कर नहीं पाएंगे क्योंकि मार्केट गिरा भी तो भी वो आपको कवर नहीं करेगा. एक तरीका ये है कि कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है. सेंसेक्स के कॉल ऑप्शंस काफ़ी हाई हो गए हैं अब बिकॉज ऑफ द रैली. तो एक 400-500 पॉइंट दूर के कॉल ऑप्शन सेंसेक्स के, प्रोवाइडेड अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो, अगर आप निफ्टी में लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो एक सेंसेक्स के आउट द मनी कॉल को बेचकर आप उसको हेज कर सकते हैं. ये एक तरीका है. ऑब्वियसली आपके अकाउंट में उतना मार्जिन होना चाहिए, लेकिन ये एक तरीका है जिससे अगर कल को मार्केट सपोज करिए थोड़ा सा गैप अप हुआ तो भी उसके आपके हेज में आपका लॉस नहीं होगा, उल्टा हो सकता है थोड़ा फायदा ही हो. बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो आपका ऑब्वियसली जो अंडरलाइंग है उसमें कहीं ज़्यादा गेन होगा. और अगर कल को मान लो हल्का सा गैप डाउन हो गया तो वो कॉल जीरो हो जाएगी, वो आपको बचा लेगी. उसमें फिर आप लोअर लेवल पर अपने आप को एवरेज भी कर सकते हैं. 25,400 से 25,600 ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पर इस रैली का टेस्ट होगा. 10 डेमा 25,400 पर, 20 डेमा 25,600 पर. कोई भी काउंटर ट्रेंड मूव अगर है तो वो आकर यहीं रुकता है. यहाँ नहीं रुका तो मतलब काउंटर ट्रेंड मूव नहीं था, फिर वो कंफर्मेशन मिलेगा कि फ्रेश अप मूव था. इन दैट केस हमारा व्यू भी उस हिसाब से होगा. लेकिन अभी के लिए 1 दिन की मेरे ख्याल से इसमें रैली अभी और बाकी है. और हाँ, एक और बात, उसके बाद रिगार्डलेस आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करिएगा क्योंकि बजट में काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है संडे को, और फिर मंडे को हम फ्रेश व्यू लेंगे. यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए. यतिन, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. और आज जो 2 स्टॉक्स हैं डीलर्स की तरफ से, उसमें पेटीएम है. स्टॉक में पिछले वीक हमने देखा था बहुत डैमेज हो गया था प्राइस वाइज, लेकिन आज एक रिकवरी दिख रही है. इनफैक्ट फ्रेश लॉन्ग्स फेब फ्यूचर्स में आपको देखने मिल रहे हैं काउंटर में. और डीलर्स की अगर आप माने तो 1200-1210 के फेब फ्यूचर्स के टारगेट के लिए यहाँ BTST कर दी जा सकती है क्योंकि यहाँ फंड बाइंग भी डीलर्स को दिखाई पड़ रही है. और ऑयल एंड गैस पैक में से BPCL, यहाँ भी डीलर्स BTST की सलाह दे रहे हैं 380 तक के टारगेट्स के लिए. तो ये भी एक काउंटर है जहाँ डीलर्स सिलेक्टिवली खरीदारी करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को. ओके, पेटीएम और BPCL डीलर्स की तरफ से BTST का ट्रेड यहाँ पर. शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए. अब हमारे पैनल क्या पिक कर रहे हैं वो समझ लेते हैं. चंदन जी बताइए, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? बिल्कुल, देखिए अगेन फोकस है वो डिफेंस और PSU पे तो है ही. और उसके अलावा देखें तो सेलेक्टिव ऑटो काउंटर्स में स्ट्रेंथ बनी हुई है. और जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रेंथ की हम बात करें तो अशोक लेलैंड एक ऐसा काउंटर है जो ऑटो पेक में सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ में वोलेटिलिटी भी कम है. ओवरऑल देखें तो ये काउंटर अपने ऑलमोस्ट आई थिंक हाईएस्ट एवर क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है. 2-3 दिन पहले इसने लगभग 199 तक के लेवल बनाए, बट हाईएस्ट क्लोजिंग नहीं दे पाया. और आज का क्लोजिंग हाईएस्ट लेवल है जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेटअप काउंटर को क्रिएट कर रहा है. 191 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे. 202 के टारगेट अशोक लेलैंड में बनने चाहिए.
अशोक लेलैंड में टारगेट बनेंगे 202 के यहाँ पर। गाबा सर, आप क्या कैरी कर रहे हैं? मेरा ध्यान डीएलएफ पर है। अच्छा आप मूवमेंट था कल से, आज कंटिन्यू हुआ है। ट्रेड कर रहा है 626 के अंडर, टॉप लगाएंगे 620 का, मतलब करीब 5-6 रुपए का स्टॉप है। फर्स्ट टारगेट 640 डीएलएफ। ओके, डीएलएफ। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए आईआरएफसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आईआरएफसी में स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, 10-20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो इसका फ्यूचर खरीदेंगे। 120 रुपए 25 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। 117 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर खरीदारी करनी है और 125 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, आईआरएफसी मानस जी को पसंद आ रहा है। आशीष कयाल जी, आपकी चॉइस? देखिए, मैं बीडीएल के साथ जाना चाहूंगा। थीम वही है, फ्लेवर वही है और यहाँ पर मोमेंटम भी वही बनता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि बहुत समय के बाद में आज अच्छा खासा छलांग बीडीएल ने भी लगाया, 6% से ज्यादा की छलांग लगा चुका है, लेकिन मोमेंटम और पोटेंशियल यहाँ पर अभी भी बना हुआ है काफी। सो बीडीएल पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। ऊपर में जो टारगेट है यहाँ पर देखे जा सकते हैं करीबन 1690 के, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1520 का। ओके, चलिए अब वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू, बताइए कैसी रही? बिल्कुल शानदार मार्केट ब्रेथ और द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सीरीज बहुत अच्छा। अगर आप देखें तो यहाँ पे मूवमेंट, अर्निंग्स और इवेंट बेस, यानी अगर आप देखें डेवलपमेंट जो क्रूड में थे वो आपको डेफिनेटली नजर आएंगे आज के स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस पे। 107 लॉन्ग पहले दिन, बहुत शानदार रिएक्शन। 56 अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग, तो मैच करता हुआ ये आज का स्टॉक्स का फ्लो कल के लास्ट डे से कुछ हद तक 31 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम थी। पहली स्लाइड, ऑल इंडिया, सीजी पावर, बीईएल, सोलार इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, क्रूड और आपको डिफेंस, इसकी एक शानदार प्रेजेंस दिखाई देगी। एंड मोस्ट स्पेशली बीईएल जिसने अर्निंग्स के आधार पर अगर आप देखें बड़ा मूव दिया इस क्लोजिंग में ही, पूरा एक्शन पोस्ट नंबर्स। शॉर्ट कवर, कहाँ पे जो शॉर्ट होल्डर्स थे वो अनकंफर्टेबल थे उसको समझिए जरा। एमसीएक्स पे ऑल टाइम हाई, यहाँ पे थोड़े बहुत जो शॉर्ट्स थे वो भी कवर हुए जो रोल हुए थे सीरीज के लिए। बाकी एसआरएफ में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था, हिंडाल्को के ऑल टाइम हाई। सुजलॉन में भी आज अगर आप देखें रिवर्सल था छोटा सा, और बंधन बैंक में भी केस यही था। बट जो दो ऊपर का सबसे स्ट्रॉन्ग केस है और सेकंड थर्ड स्टॉक उसमें अच्छा मूव था। एशियन पेंट्स कंप्लीट कोलैप्स पोस्ट नंबर, सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन। मारुति, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान जिंक में आज अगर आप देखें शॉर्ट बिल्डअप हुआ और इवेंट बेस था अगर आप देखें तो ये बिल्डअप। डालमिया भारत और साथ ही साथ लॉन्ग अनवाइंडिंग टाटा कंज्यूमर पोस्ट नंबर। सिंजन कंप्लीट कोलैप्स, एलकेम, टाइटन, ग्रासिम, इन सभी काउंटर्स में देखिए कंप्लीट कोलैप्स था। एक बार टाइटन फिर लेके आइए स्क्रीन पे, नहीं टाइटन भी छोड़िए, एसआरएफ लेके आइए जो शॉर्ट कवरिंग देख के आया। मानस, एसआरएफ को कैसे ट्रीट करेंगे या फिर आपको लगता है कि अभी अवॉइड करना चाहिए? अभी इसको एक बहुत ही बड़ा एक्शन लेकर या फिर विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स विद स्ट्रॉन्ग वेरिएशन एटलीस्ट 2900 के ऊपर जंप करना चाहिए पहले, क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरा समझना है कि यहाँ पर चांस दिया जा सकता है, क्योंकि अगर आप चार्ट पे देखें तो इंट्राडे चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम पे कंफर्मेशन है, 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और कभी कभी मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से भी ट्रेड लिया जा सकता है। तो क्योंकि सेंटीमेंट पॉजिटिव है, आई थिंक यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। 2950 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। एसआरएफ पे करेंट लोज पे खरीदारी की जा सकती है। 2770 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ओके, मीनवाइल एक बार टीवीएस मोटर देखिए, क्या शानदार मूव, डे हाई पर अब इस समय ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आप नंबर्स का इम्पैक्ट। चलिए, कुछ देर पहले हमने एक न्यूज़ फ्लैश की थी जिसमें बताया गया था कि सीनियर सिटीजन डिस्काउंट शायद वापस मिलने लगे रेलवे टिकट्स पर। दीपाली से जानते हैं पूरी जानकारी। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून। और हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि जो कोविड से पहले तक रेल मंत्रालय की तरफ से सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट पर 40 से 45% की छूट दी जाती थी, एडिशनल सब्सिडी दी जाती थी, उसे दोबारा शुरू किया जा सकता है। इस लिहाज से विचार विमर्श जारी है रेल मंत्रालय में और ये उस वक्त पर हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि बजट कुछ ही दिन दूर है। सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि जब रेल मंत्रालय की तरफ से बजट प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया था तब भी इस बात को सामने रखा गया था और इसके पीछे बड़ी वजह रेल मंत्रालय की ये रही थी कि ईयर ऑन ईयर हम देख रहे हैं रेलवे की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेहतर स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर सीनियर सिटीजन्स को एडिशनल सब्सिडी दी जाती है जिसका खर्च, जो अतिरिक्त खर्च है 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए का रेल मंत्रालय पर आता है, तो उसे वो आसानी से मैनेज कर पाएगी। तो वित्त मंत्रालय में सुझावों में इस बात को सामने रखा गया था, लेकिन यहाँ पर मैं ये बात भी साफ कर दूं कि फिलहाल कोई अंतिम फैसला ले लिया गया है, इस पर कोई भी औपचारिक जो ऐलान है रेल मंत्रालय की तरफ से नहीं किया गया है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर
वित्त मंत्रालय की तरफ से या फिर वित्त मंत्री की तरफ से इस सिफारिश या फिर प्रस्ताव को, रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को अगर अमल में लाया जाता है तो जाहिर तौर पर एक ये बड़ा रिलीफ होगा सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि संसदीय समिति और कुछ सांसद कई बार रेल मंत्रालय को इस बात की सिफारिश कर चुके हैं और अब नजर रहेगी बजट में कि क्या वाकई ही इस पर अमली जामा पहनाया जाता है या नहीं। ओके, शुक्रिया दीपाली जानकारी के लिए। अब देखते हैं कि अब आगे एक और क्या अपडेट होता है इसको लेकर। शुक्रिया लेकिन जानकारी के लिए। एक बार रेलवे स्टॉक्स दिखा दीजिए। हालांकि इसका कोई ज़्यादातर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मानस जी आपने IRF से चुना था थोड़ी देर पहले। IRCTC भी देखिए डेज हाई पर है। RVNL भी देख रही थी मैं, अच्छी तेज़ी के साथ कर रहा कारोबार। IRFC को छोड़कर कोई और काउंटर रेलवे पैक्स है जो आपको अब क्योंकि बजट भी 2 दिनों में है तो उसको ध्यान में रखते हुए अच्छा लगता है आपको कोई काउंटर? तो देखिए दूसरा स्टॉक RVNL है। RVNL में भी स्टॉक ने अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। मेरा समझना है कि यहाँ पर आप 360 रुपए के टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 334 के नीचे लगाना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग देखिए स्टॉक्स की बात नहीं है ये, लेकिन ये ज़रूरी है। हमारे देश में अभी भी बहुत लोग हैं जो रेलवे यूज़ करते हैं और रेलवे में एक आज भी अगर आप मुझे पूछेंगे ना, एक दिल से जैसे कहते हैं नाता जुड़ा हुआ है, क्योंकि चलिए अब तो खैर अफोर्डेबिलिटी हो गई है, कन्वीनियंस है, तो उसके लिए फ़्लाइट ले लेते हैं। लेकिन श्रेया मुझे याद है मैं जब तक क्या मतलब आई थिंक मेरी जब दिल्ली से मुंबई में आया था तब, क्योंकि जब CNBC का ऑफिस शिफ्ट हो रहा तब मैं ऑफिस की तरफ से आया था। उससे पहले मैंने हार्डली कोई फ़्लाइट ली थी। उससे पहले जितनी भी ट्रैवल थी सब ट्रेन में ही हुई थी। हमारी जितनी भी ट्रैवल होती थी सब ट्रेन में ही होती थी। तो एक सीनियर सिटीज़न का एक डिस्काउंट होता था और मतलब उसमें 2 कैटेगरी होती थी, मेल सीनियर सिटीज़न और फीमेल सीनियर सिटीज़न। फीमेल सीनियर सिटीज़न के लिए उल्टा 5 साल और उम्र कम होती थी उसमें। तो अच्छे से याद है मुझे, क्योंकि पापा जब बुक कराते थे टिकट्स तो पूरी फैमिली की टिकट्स एक साथ बुक होती थी, तो उसमें इस चीज़ का ध्यान भी कराते तो कह रहे सीनियर सिटीजन में कराओ क्योंकि सर लोअर बर्थ वगैरह प्रेफरेंस मिल जाती है और अब तो डिस्काउंट भी शायद होपफुली ये होना चाहिए। मतलब ये कुछ सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, इनसे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लॉस होगा, लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए। खैर चलिए, करीब 2.5 मिनट बचे हैं मार्केट की क्लोजिंग में। वीरू कोई और चार्ट जो आपको उस समय कोई स्पेशल नज़र आ रहा हो जिसमें? मेरे ख्याल से अनुज, मेरे को इस क्लोजिंग में 2 व्हीलर स्पेस में हीरो मोटर कॉर्प, TVS मोटर दोनों इंप्रेस करके एक लास्ट भी अगर आप देखें अनुज, एक स्टॉक यहाँ डाल देता हूँ यहाँ पे। आज एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है BHL में। ऑल दो याद रखिएगा, एक मैं इसकी सिर्फ OI को देख रहा था। मैं अभी अपनी OI की शीट को जब सॉर्ट कर रहा था, डायरेक्टर साहब सिर्फ एक बार OI रखिएगा। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी और 200 डेमा को तोड़ दिया, लेकिन आज 50 वेमा से एक पुल बैक देता हुआ फर्स्ट टाइम अगर आप देखें तो पिछले 10 दिन में इसमें एक बड़ी लोडिंग है। 20 लाख शेयर लॉन्ग्स एडेड हुए। इंटरेस्टिंग था। हालांकि खबर इस पर अभी भी नेगेटिव जुड़ी हुई है। अनुज ओवर टू यू। ओके वीरू, चलिए काम करते हैं, एक क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं फिर। अच्छी क्लोज मानी जाएगी ये आज, और ख़ास तौर से मैं इसको अच्छी क्लोज इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि एक बार अगर आप मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स का इंट्राडे दिखाइएगा, देखिए निफ्टी में भी हम ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हो रहे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पे पूरे दिन गिरावट आई ही नहीं। और मिड कैप देखिए 0.25% की रैली के साथ बंद हो रहा है। स्मॉल कैप आएगा आपकी स्क्रीन पर, और जल्दी लाइए प्लीज़। स्मॉल कैप करीब 2.5% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और फटाफट एडवांस डिक्लाइन दिखाइएगा प्लीज़। एडवांस डिक्लाइन भी आप देखें तो इस समय करीब 3.5:1, यानी कि अच्छा एडवांस डिक्लाइन, तो ये एक अच्छी चीज़ है। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। 178 पॉइंट की निफ्टी में रैली हुई 25,350। हालांकि एडजस्टेड क्लोज उससे थोड़ा नीचे आएगी, क्योंकि कल की तरह आज भी लास्ट के 10-15 मिनट में ज़्यादा बड़ी रैली हुई। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर था, करीब 59,600 पर। निफ्टी IT 140 पॉइंट ऊपर। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.25% ऊपर था। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.25% ऊपर था, 2.25 से ज़्यादा था एक्चुअली। एडवांस डिक्लाइन शानदार था। बहुत समय के बाद हमने इतना अच्छा एडवांस डिक्लाइन देखा। एक्चुअली आंखें तरस गई थी ऐसा एडवांस डिक्लाइन देखने के लिए। सेक्टोरल गेनर्स पर आते हैं, और सेक्टोरल गेनर्स में डिफेंस ने लीड किया आज, स्पेशली BEL के नंबर्स के बाद 7% डिफेंस सेक्टर ऊपर था। 7%, जी हाँ। कैपिटल गुड्स 5-5.5% ऊपर। एनर्जी में मैसिव रैली, ऑयल एंड गैस में बड़ी रैली, कैपिटल मार्केट में बड़ी रैली, और मेटल्स यहाँ पर भी समय बड़ी रैली आपको देखने को मिली। 2.4% के करीब की रैली थी। लूजर सिर्फ 2 थे, FMCG 2.5% और फार्मा नाम मात्र का 0.1%। निफ्टी के गेनर्स देखिए और किस तरीके के मूव से आज। BEL 9% ऊपर, ONGC 8% ऊपर,
कोल इंडिया 7%, 5%, इटर्नल 5%, हिंडाल्को 4% और बजाज फाइनेंस करीब 2.5% ऊपर था आज की ट्रेड में। लूजर्स बहुत कम थे आज, एशियन पेंट्स ऑब्वियसली, टाटा कंज्यूमर 4.5%, टाटा कंज्यूमर करीब 4%, एशियन पेंट्स, मारुति सुजुकी 2.5%, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर भी हल्की सी गिरावट थी। लेकिन एक बार एडजस्टेड क्लोज दिखाइए जरा निफ्टी की, 25,344 के आसपास होनी चाहिए, तो 350 के थोड़े नीचे होगी, लेकिन फिर भी एक शानदार फॉलो थ्रू कल के उस बड़े मूव के बाद। जी हाँ, दुरुस्त है, जैसे कहते हैं जनवरी का महीना, लेकिन फरवरी की सीरीज ने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। डे हाई पे आप देखें ऑलमोस्ट हम क्लोज होते हुए, नॉट एक डे हाई बट यस एक डे हाई के जोन में हम क्लोज होते हुए। खैर, कल थर्सडे का फैक्टर बाजार पे हावी होगा, एक और एक्सपायरी, वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी, तो वोलेटिलिटी के लिए हो जाइए तैयार। बाकी आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बेहद शानदार था। सारे समीकरण, तथ्य, फैक्टर्स और स्ट्रेटजी लेकर सुबह सुबह ये पैनल आपके साथ फिर जुड़ेगा मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।